जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जुन्मो के ब्लैक क्रिस्टल होने पर सभी लोग उसका बहुत ही मजाक उड़ा रहे होते हैं। अब एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि तभी वहां पर वेगा सिटी के वोट सेंटेंस आकर कहती है कि अगर रिजल्ट ब्लैक क्रिस्टल आया तो भी क्या हुआ, इसने पहले ही पार्टिसिपेट करने के लिए खुद को प्रूव कर दिया है। तभी ये किंग कहता है रूल होता है। रूल ये है कि इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए सभी को टावर ऑफ ग्लोरी का 70th फ्लोर को पार करना है और उसके साथ साथ गोल्डन क्रिस्टल या फिर उसका ऊपर का रैंक होना चाहिए। तभी वो कहती है किसने तुमसे कहा कि ये रूल ब्रेक करने वाला है, उससे तो बस गोल्डन क्रिस्टल बनना है ना। तभी युनमो उससे कहता है कि तुम तो रेनबो क्रिस्टल हो ना। ये किंग कहता है हाँ मैं हूँ, तो क्या हुआ। युनमो कहता है कुछ नहीं, बस मुंह बंद करो और चुपचाप देखो। ये बोलकर वो खुद को एडवांस करने लगता है, जिससे वो देखते ही देखते सिल्वर क्रिस्टल बन जाता है। ये देखकर वो सभी लोग कहने लगे होते हैं आखिर ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। अगर पहले से ही वो अपने लेवल को दबा कर रखा था, लेकिन फिर भी एडवांस करने के लिए उसे एक शांत जगह पर जाना चाहिए जहाँ पर कोई भी उसे डिस्टर्ब ना कर पाए। वहीं पर वो लोग देखते हैं कि युनमो अभी तक रुका नहीं होता है, बल्कि वो गोल्डन क्रिस्टल बन जाता है और देखते ही देखते वो रेनबो क्रिस्टल भी बन जाता है। ये देखकर सभी लोग थोड़े से हैरान हो रहे होते हैं। वहीं पर युनमो उससे कहता है तो अब तुम क्या सोचते हो, कुछ और कहना है क्या तुम मुझे और ज्यादा एडवांस करते हुए देखना चाहते हो। लेकिन अगर मैं और ज्यादा एडवांस करता हूँ तो फिर तुम्हें मारने में मजा नहीं आएगा। और वहां से जाते हुए कहता है कि मुझे पता है कि तुमने क्या किया है और इसका बदला मैं तुम्हारी जिंदगी से लूंगा। वहीं पर वो लोग कहते हैं अब जब सभी लोग रजिस्टर करवा ही लिए हैं तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेकिन तभी वहां पर झैंग आया नहीं होता है। ये देखकर जुन्मो का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है। लेकिन तभी उसी वक्त झैंग हेलीकॉप्टर से आ जाता है और कहता है कि मैं यहाँ पर रजिस्टर करवाने आया हूँ। उसे देखकर जुन्मो कहता है तुम इतना ज्यादा लेट हो कि मुझे तुम्हारी चिंता होने लगी थी। वो कहता है मैं टावर ऑफ ग्लोरी में गया था और फ्लोर पार करते करते मेरा टाइम पर ध्यान ही नहीं गया था। ये बोलकर वो खुद को रजिस्टर करवा लेता है, जो कि रेनबो क्रिस्टल बन चुका होता है। युनमो उसे देखकर कहता है मैं तुम्हें 1 महीने के बाद देख रहा हूँ, तुम सिर्फ रेनबो क्रिस्टल ही नहीं बने हो बल्कि तुमने अपना हेयर भी कटवा कर छोटा कर लिया है। वो कहता है लंबे हेयर के साथ डार्क रिलम में प्रैक्टिस करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था। तभी वहाँ पर लीजी आकर युनमो पर लटक जाती है। वो पूछता है तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। वो कहती है तियान कैसल को रिप्रेजेंट करने के लिए लियू मुझे अपने साथ टीम अप करने के लिए पूछी है। युनमो कहता है मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम दोनों एक साथ टीम अप करोगे। वो कहती है मेरे अलावा और कोई कैंडिडेट था भी नहीं। वहीं पर उन दोनों को एक साथ देखकर झैंग अपने मन में कह रहा होता है क्या बात है, दोनों राइवल एक साथ आ गए हैं, अब उनका झगड़ा देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। तभी वहाँ पर किंग यू आकर कहती है कि तुम तो सच में लड़कियों से घिर चुके हो। उसे देखकर वो कहता है कि बहुत दिनों के बाद मिल रहे हैं ना, वैसे कैसी हो तुम। वो कहती है मैं तो ठीक हूँ और तुम्हारे रिकमेंडेशन पर मैंने डैड के बाद सिटी लॉर्ड का पोजीशन ले लिया था, लेकिन उन बुड्ढों ने ये कहा कि उन्हें मेरी हेल्प बिल्कुल भी नहीं चाहिए। वहीं पर स्वांग उन्हें देखकर मुस्कुरा रही होती है। तभी वहाँ पर स्टिंगर गिल्ड का चेयरपर्सन आकर कहते हैं कि लगता है कि सब लोग यहाँ पर आ चुके हैं और उन सभी लोगों का 54th वर्ल्ड बैटल में वेलकम करते हैं और अपने हाथ में जो स्पीच लिख कर लाए होते हैं उसे पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसमें बहुत कुछ गलत लिखा होता है। ये देखकर वो सभी लोग कह रहे होते हैं कि आखिर ये सब वो बोल क्या रहे हैं। इसलिए चेयरपर्सन जिसका नाम लॉर्ड ऑट होता है वो स्पीच देना बंद करके कहते हैं 54th वर्ल्ड बैटल अब से स्टार्ट होता है और उनसे कहते हैं कि इस दरवाजे के अंदर एक बहुत ही खतरनाक रेनबो क्रिस्टल का क्लोड डायमेंशनल बीस्ट है और तुम्हारा पहला टास्क ये है कि तुम्हें इसके अंदर जाना है और अपना बिना किसी स्ट्रिंग फोर्स का यूज किए सिर्फ अपने फिजिकल स्किल का यूज करके उस बीस्ट को मारना है। एक बार अगर तुम अंदर चले जाते हो तो ये तुम पर डिपेंड करेगा कि तुम जिंदा बचते हो या नहीं बचते हो। इसलिए मैं तुम लोगों को 1 मिनट का सोचने का टाइम दे रहा हूँ, डिसाइड कर लो तुम वर्ल्ड बैटल में पार्टिसिपेट करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो। और सबसे पहले जाइंट वेल सिटी का भूत तियानचेंग जाता है। उसे देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं कि देखो ये तो जाइंट वेल सिटी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट न्यू कमर है ना, इसके जैसे लोग तो आराम से ऐसा टेस्ट पार कर सकते हैं। वहीं पर भूत तियानचेन उसके अंदर चला जाता है और उस बीस्ट को देखकर कह रहा होता है कि ये तो एक बारबेरियन क्लो बीस्ट है। वहीं पर लॉर्ड और जो भी अंदर होने वाला होता है उसे लाइव कर देता है ताकि सभी लोग देख सके कि अंदर चल क्या रहा है। ये सुनकर कुछ लोग कहते हैं इसमें देखने वाली कौन सी बात है, ऑफ कोर्स गू तियानचेंग आराम से जीत जाएगा। लेकिन वो लोग ये सभी देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि गू तियानचेंग मारा जा चुका है। ये देखकर आधे से ज्यादा लोग डर के मारे भाग जाते हैं। ये देखकर प्रेसिडेंट कहते हैं कि वो लोग सिर्फ बेवकूफों का ग्रुप था, जो लोग सिर्फ अपनी स्ट्रिंग फोर्स पर ही डिपेंड होना जानते हैं। और तभी वो युनमो की तरफ देखकर खुद से कहता है कि ये तो स्टार जनरल है ना। वहीं पर एक और बंदा मारा जाता है। ये देखकर कुछ लोग और ज्यादा डर जाते हैं और कह रहे होते हैं कि 6 से भी ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और कोई भी जिंदा बाहर नहीं आया है, शायद हमें भी हार मान लेनी चाहिए। वहीं पर ये सब देखकर चेयरपर्सन यानी कि प्रेसिडेंट कह रहा होता है कि सब कुछ कितना ज्यादा बोरिंग चल रहा है, इस साल का कंटेस्टेंट अच्छा है भी या नहीं है। तभी वो युनमो से कहता है क्या तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करते हो। वो कहता है कि हाँ मैंने कर लिया है। ये बोलकर अंदर चला जाता है और कहता है कि सामने से देखने से ये कुछ ज्यादा बड़ा दिख रहा है, मुझे नहीं पता कि ये बिस्ट कितना ज्यादा फास्ट है। लेकिन तभी वो उस पर हमला कर देता है। वो उससे किसी तरीके से बच जाता है। ये देखकर सभी लोग कह रहे होते हैं चलो कोई तो है जो फाइट कर पा रहा है। वहीं
पर जुनमू सोच रहा होता है कि इतना बड़ा बॉडी होने के बावजूद भी इतना फास्ट स्पीड होना, मैंने इसकी उम्मीद नहीं किया था। लेकिन अगर अपने फादर से कंपेयर करूं तो ये बिस्ट मुझसे काफ़ी ज़्यादा दूर है। ये सोचकर वो उसके ऊपर चढ़कर उसे एक जोरदार पंच से मार देता है और उसका सिंग ही तोड़ देता है और उसी के सिंग से उसे मार देता है और वो अपना चैलेंज कंप्लीट कर लेता है। ये देखकर सब लोग कह रहे होते हैं कि ये पहला है जिसने इसे कंप्लीट किया है। इसके बाद दिखाते हैं कि चाओसेन सेक्ट का ये किंग, वेगा सिटी का झैंग, तियानुन कैसल का लिू और लीजी, शॉर्ट सेंट सेक्ट का लिंग स्वांग, टेम्पल ऑफ वॉर का वो रिप्रेजेंटेटिव जिसका नाम झैन हुआ होता है वो भी कर लिया होता है और किंगयू क्लैन का चू किंगयू भी कंप्लीट कर लेती है। ये देखकर लिू कहती है कि अब जब हम सभी लोगों ने कंप्लीट कर लिया है तो ज़्यादा चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तभी एक और अनाउंसमेंट किया जाता है कि चाओसेन सेट का झाओ जिफान ने भी कंप्लीट कर लिया है। ये सुनकर जुनमू थोड़ा सा शॉक्ट हो जाता है। वहीं पर प्रेसिडेंट आगे कहते हैं कि पहला राउंड कंप्लीट हो चुका है और तुम लोगों में से 50% लोग गायब हो चुके हैं। तुम लोगों ने ये प्रूव कर दिया है कि तुम लोगों के पास एबिलिटी है कि तुम लोग बहुत ही हार्श वातावरण में भी फाइट कर सकते हो और तुम लोग दूसरे राउंड के लिए भी एलिजिबल हो। तभी वहाँ पर एक घर जैसी चीज़ आ जाती है और वो उनसे कहते हैं कि ये मैजिक पेविलियन तुम्हारा सेकंड राउंड का वेन्यू है और हाँ, पिछली बार की तरह अगर तुम लोग इसमें भी केयरफुल नहीं होते हो तो तुम लोग इसमें भी मारे जा सकते हो। इसलिए मैं फिर से तुम लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ सोचने के लिए। अगर तुम पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो कर सकते हो, नहीं तो तुम लोग वापस जा सकते हो। लेकिन अगर तुम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि तुम लोग इसमें पार्टिसिपेट करने वाले हो तो तुम लोग इसके अंदर जा सकते हो। तभी वो लोग अंदर जाने लगते हैं और ल्यू कह रही होती है कि ये बाहर से देखने में जितना छोटा दिख रहा था ये अंदर से उतना ही बड़ा है। जुनमू कहता है कि प्रेसिडेंट स्पेस डिपार्टमेंट का लग रहा है और मुझे लगता है कि हम लोग उसके बनाए हुए एक स्पेस में एंटर कर चुके हैं। तभी वो लोग एंड तक पहुंच जाते हैं जहां पर एक बहुत ही बड़ा दरवाजा होता है जिससे वो बारबेरियन खोल देता है, जिससे वो लोग जाइंट किंग बुलाते हैं। इसके बाद वो सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा ठंड होती है और वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा स्टैचू भी होता है जिसके ऊपर का हिस्सा इंसान का बॉडी होता है और उसके पैर की जगह स्नेक का पूंछ होता है। स्वांग बताती है कि ये स्टैचू एक स्नेक विच और बेंसिन का है और वो उसे कुछ और बताने ही वाली होती है कि तभी एक बंदा चिल्लाने लगता है कि ये स्टैचू अभी अपना आंख खोली थी। तभी वो स्टैचू अपना आंख खोलती है जिसमें से बहुत ही ज्यादा रोशनी निकलने लगती है और सभी लोग सोने लगते हैं। युनमू ना सोने की पूरी कोशिश करता है लेकिन वो भी सो जाता है। तभी वहाँ पर प्रेसिडेंट आकर कहते हैं कि सेकेंड राउंड में तुम लोगों का स्वागत है और अच्छे से सो जाओ, लेकिन ध्यान से, नहीं तो शायद तुम लोग कभी दोबारा वापस उठ ही ना पाओ। वहीं पर युनमू को दिखाते हैं जो एक जंगल में पहुंच गया होता है और वो उठकर कहता है कि मैं अचानक यहाँ पर कैसे आ गया, मैं तो सेकंड राउंड के लिए टेस्ट दे रहा था ना, शायद वो स्टोन वाले स्टैचू मुझे यहाँ पर भेजी होगी। तभी शैडो क्वीन उससे कहती है कि अभी उसे पावर सोर्स का पता चला है जो कि एक अजीब तरह का दिखने वाला उस वाले माउंटेन की तरफ से आ रहा है, इसलिए युनमू वहाँ पर जाने लगता है। इसके बाद सपनों के बाहर असली वर्ल्ड को दिखाता है जहाँ पर प्रेसिडेंट कह रहा होता है क्या बात है अभी तक कोई भी जागा नहीं। लेकिन तभी सबसे पहले सी क्लैन का सेंट जाग जाता है। उसे देखकर प्रेसिडेंट उसे कांग्रेचुलेट देते हुए कहता है कि तुम्ही ने सबसे पहले ये टेस्ट कंप्लीट किया है और तुम्हें 10 मिनट लगा। टेम्पल ऑफ वॉर गॉड का झैन हुआ और शॉर्ट सेंट के लिंग स्वान दोनों को 12 मिनट लगा। वेगा सिटी के झैंग को 14 मिनट और चाओसेन सेट के ये किंग को 15 मिनट लगता है। ये देखकर स्वांग कहती है लगता है कि सभी लोग जाग गए और वैसे भी ये इतना ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। और वो युनमू से कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी वो देखती है कि वो अभी तक सो ही रहा है। ये देखकर ल्यू कहती है अब हम लोग क्या करें, वो आधे घंटे से सो ही रहा है। तभी किंग यू उसे उठाने वाली होती है लेकिन झैंग मना करते हुए कहता है उसे मत छुओ, अगर तुम उसे छूती हो तो शायद वो हेल्थ सोल में चला जाएगा जिससे वो दोबारा कभी उठ ही नहीं पाएगा। अब हम लोग सिर्फ इंतजार करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। वहीं पर सपने में युनमू को दिखाते हैं जो काफी देर से भाग रहा होता है और चिल्ला रहा होता है कि आखिर मैं इस जंगल से बाहर निकल क्यों नहीं पा रहा हूँ, और भागते भागते चिल्ला रहा होता है कि वो माउंटेन मेरे सामने ही है लेकिन मैं चाह कर भी उसके पास पहुंच क्यों नहीं पा रहा हूँ। तभी उसे दोबारा से एक पेड़ दिखता है जिसके ऊपर एक अजीब तरह का निशान बना होता है। उस पेड़ को युनमू कई बार पार कर चुका होता है। वो देखकर वो कहता है कि कहीं मैं गोल गोल चक्कर तो नहीं लगा रहा हूँ ना। इसके बाद दिखाते हैं कि युनमू 5 मिनट के बाद भी फिर से वही पेड़ को क्रॉस करता है, 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, यहाँ तक कि 20 मिनट के बाद भी वो उसी पेड़ को क्रॉस करता है। ये देखकर उसका दिमाग काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाता है और वो उसी पेड़ के सामने बैठकर कह रहा होता है कि मैं तो काफ़ी ज़्यादा थक गया हूँ। ये बोलकर वो एक पत्थर से पेड़ वाले निशान को मारता है जिससे वो निशान गायब हो जाता है और उसमें से एक अजीब तरह का रोशनी निकलती है। उसे देखकर युनमू थोड़ा सा डर जाता है लेकिन तभी वो उस पेड़ को एक पंच मारता है जिससे वो पेड़ गायब हो जाता है। ये देखकर वो समझ जाता है कि वो किसी दूसरे जगह पर टेलीपोर्ट नहीं हुआ है बल्कि ये उसी का सपना होता है। ये समझते ही वो बड़े ही आराम से उस माउंटेन को खत्म कर देता है जिसमें से एक स्केल निकलता है। वो उसे ले लेता है और सोचता है कहीं ये उसी स्टैचू वाला सांप का स्केल तो नहीं है ना। तभी शैडो क्वीन अपने आप गायब हो जाती है। ये देखकर वो सोचता है ये क्या हो गया,
मेरा कनेक्शन उसके साथ टूट कैसे गया। और तभी युनमो उठ जाता है और उसके सामने झैंग होता है जो उससे कहता है तुम 1.5 घंटे से सो रहे थे, मुझे तो लगा था कि तुम कभी दोबारा उठ ही नहीं पाओगे। युनमो पूछता है आखिर चल क्या रहा है। झैंग उससे बताता है कि सेकंड राउंड खत्म हो चुका है और सभी लोग थर्ड राउंड के लिए जा चुके हैं। वो कहता है अगर ऐसी बात है तो जल्दी से चलो, ये बोलकर वो जाने लगता है। लेकिन तभी झैंग उससे कहता है कि ली युनमो प्लीज भाड़ में जाओ, ये बोलकर वो पीछे से उस पर चाकू से अटैक कर देता है। ये देखकर युनमो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और वो उससे कहता है क्यों, मैंने क्या गलत कर दिया। झैंग उससे कहता है क्यों, क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा अनोइंग हो। जब से तुम जी फेंग कोर्टयार्ड में एंटर किए थे मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा अनएफी देखा था। जाहिर से बात है सभी लोग तुमसे नफरत करते हैं, तुम्हें देखकर सभी लोगों को बहुत ही गुस्सा आता है। मैंने तुम्हें अप्रोच करने की इनिशिएटिव लिया था ताकि मौका मिलने पर मैं तुम्हें मार सकूं, और ये बस हो गया कि ये किंग मुझे अपना पार्टनर बनाने के लिए मुझे इन्वाइट किया था। मैंने तुम्हें मारने में ये किंग का हेल्प किया और उसने झैंग फैमिली को सुपीरियर सेक्ट बना दिया। और हाँ, मैं तुम्हें एक बात और बता देना चाहता हूँ कि टीचर ली बोवेन को मैंने ही मारा था। तुम्हें ये तो नहीं लग रहा होगा कि ये किंग उससे अकेला मारा होगा। अब तो मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड समझना बंद कर दो। कमोन, मैं सबसे अमीर बाप का बेटा हूँ, मैं तुम्हारे जैसों का दोस्त कैसे बन सकता हूँ। ये बोलकर वो उस पर गन तान कर कहता है अब गुड बाय बोलने का वक्त आ गया है, और यहीं पर एंड हो जाती है। की शुरुआत में दिखाते हैं कि झैंग युनमो को पीछे से चाकू मार दिया होता है और उसे जान से मारने वाला होता है। लेकिन ये सब देखकर युनमो हंस रहा होता है। ये देखकर झैंग पूछता है कि आखिर तुम हंस क्यों रहे हो। वो कहता है तुम असली झैंग हो ही नहीं। झैंग कहता है ये सब तुम क्या बक रहे हो, मैं कोई फेक नहीं हूँ। युनमो कहता है सबसे पहली बात, झैंग मुझे कभी भी ली युनमो नहीं बुलाता है, वो मुझे हमेशा शाओ मोमो बुलाता है। और दूसरी बात, तुम कोई और बनकर मुझे बेवकूफ़ बना सकते थे, लेकिन सिर्फ झैंग बनकर कभी भी मुझे कोई भी जाल में फंसा नहीं सकता है, क्योंकि सिर्फ वही है जो बिना किसी कंडीशन के मुझे खुद पर विश्वास करवा सकता है। इसका मतलब मैं अभी भी सपने में हूँ। तभी वो झैंग गायब हो जाता है और युनमो इस पर सच में उठ जाता है और कहता है क्या मैं इस बार भी सपने में ही हूँ। लेकिन वो देखता है कि सभी लोग कार्ड्स खेल रहे होते हैं। ये देखकर वो समझ जाता है कि ये वाला असली है। उसे देखकर श्वांग कहती है अरे तुम उठ गए। वो कहता है तुम लोग यहाँ पर मजे कर रहे हो, तुम लोगों को तो मेरी लाइफ या डेथ का कोई चिंता ही नहीं है। वो कहती है अगर सच में तुम्हारे लिए कोई चिंता करने की बात होती तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। अब जबकि तुम जाग गए हो तो तीसरे राउंड के लिए चलते हैं। तभी झैंग युनमो का पीठ थपथपाता है। ये देखकर वो कहता है कि मुझे ऐसा मत डराओ। तभी झैंग उसे गुड लक बोलकर वहां से चला जाता है और तभी वो मूर्ति टूट जाती है। ये देखकर वो थोड़ा सा डर जाता है। ये देखकर प्रेसिडेंट कहते हैं कि ये स्टैचू टूट गया, इसका मतलब कोई पर्सन है जो कि दूसरे सपने में पहुंच गया था और सक्सेसफुली जाग भी गया और उसने स्पिरिट स्केल भी ले लिया। आखिर वो कौन हो सकता है। वहीं पर युनमो सोच रहा होता है कि इसका मतलब जो स्केल मुझे मिला था वो इस स्टैचू का पावर था। तभी प्रेसिडेंट कहते हैं अब जबकि ये स्टैचू टूट चुका है तो जो लोग अभी तक जागे नहीं है वो लोग हमेशा अपने सपनों की दुनिया में कैद रहेंगे। और सबको पास करने के लिए कांग्रेट्स करता है और कहता है कि लास्ट राउंड कल होगा, जाकर सब लोग आराम कर लो। इसके बाद युनमो को दिखाते हैं जो अपने रूम में जाकर सो रहा होता है और सोकर उसी स्केल के बारे में सोच रहा होता है कि आखिर इसका काम क्या हो सकता है। शैडो क्वीन बिना किसी हेजिटेशन के आ गई थी और आने के बाद कनेक्शन अचानक टूट गया था। तभी वहां पर झैंग आकर कहता है कि मैंने बाथरूम यूज कर लिया है, अब तुम जाकर कर सकते हो। और उससे कहता है कि नहाने से पहले खाना खाना ज्यादा अच्छा होगा, लेकिन मुझे तुम्हारी कोई भी चिंता नहीं है कि तुम खाओ या ना खाओ, मैं तो नूडल खाना चाहूंगा। झैंग ड्रेस पहनने लगता है और वो खाना खाने लगता है। तभी वहां पर वेगा सिटी की सिटी लोड आकर कहती है कि कल तुम लोगों का आखिरी टेस्ट होगा, इसलिए शायद अब मुझे तुम लोगों को इस वर्ल्ड बैटल का रियल पर्पस बता देना चाहिए। झैंग पूछता है आखिर रियल पर्पस का मतलब क्या है। वो कहती है तुम लोगों को तो पता ही है कि इस बार का वर्ल्ड बैटल पहले से कहीं ज्यादा अलग हो रहा है। सिर्फ कैंडिडेट्स को लेकर रिस्ट्रिक्शन ही नहीं बल्कि कोई भी डुएल नहीं होगा, उन सब के बजाय इस तरह का टेस्ट किया जा रहा है। ये सब उस स्पेस क्रैक के अपीयर होने के कारण हो रहा है। और उन लोगों से पूछती है क्या तुम लोगों को पता है कि स्ट्रिंग प्लेयर का सबसे हाईएस्ट लेवल कौन सा है। झैंग कहता है कि हाईएस्ट लेवल तो वॉर्सेंट है ना। वो कहती है ये कहना पूरी तरीके से गलत तो नहीं है, ये सिर्फ अर्थ को इन्वायरमेंट को लेकर है। रिकॉर्ड के अनुसार एक स्ट्रिंगर 100 साल पहले गलती से स्पेस क्रैक को ढूंढ लिया था। उस क्रैक के दूसरी तरफ एक बहुत ही पावरफुल रीलम है जो कि इस वर्ल्ड से बिलोंग नहीं करता है और वहाँ पर कुछ ऐसी चीजें हैं जो अर्थ से बिलोंग नहीं करती है और एक्सपर्ट्स उनके पर्पस के बारे में कुछ भी पता नहीं कर पाए हैं। लेकिन फिर एक दिन एक स्ट्रिंगर उस क्रैक के अंदर चला गया था और वो वॉर्सेंट बन गया था और जब वो उस क्रैक से बाहर निकाला गया था तो उसमें से एक ऐसा एनर्जी रिलीज हुआ था जिससे वो वॉर्सेंट के लेवल को सरपास कर दिया था। और इस वर्ल्ड बैटल का पर्पस ऐसे कैंडिडेट को सिलेक्ट करना है जिससे वो लोग स्पेस क्रैक में भेज सके। ये एक बहुत ही ज्यादा रेयर अपॉर्चुनिटी है। ये स्पेस क्रैक 100 सालों में एक ही बार अपीयर होता है। युनमो कहता है इसका मतलब तुम लोग हमें भेजकर ये जानना चाहते हो कि आखिर वहाँ पर है क्या। वो बताते हैं कि वो क्रैक दोनों साइड से काफी ज्यादा अनस्टेबल है। एक बार एक पर्सन उस क्रैक में चला गया था और वो तुरंत रेनबो क्रिस्टल से ऊपर का लेवल में पहुंच गया था और उसके बाद जितने भी लोग गए थे बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रिंग
एनर्जी के कारण उनका टुकड़ा टुकड़ा हो गया था। ये एक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक ट्रिप है। मैं तुम लोगों को फोर्स नहीं कर रही हूँ, लेकिन अगर तुम लोग जानना चाहते हो, ये सिर्फ मेरी हेल्प करने के लिए नहीं है, बल्कि ये सब तुम्हारे अपने फ्यूचर के लिए भी है। और उन्हें एक कुकुन जैसा कुछ देते हुए कहती है कि ये शायद उस वर्ल्ड में तुम्हारा हेल्प कर सके। इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो सभी लोग पहुंच चुके होते हैं और वहाँ पर वो 6 मेजर फोर्सेस भी पहुंच चुके होते हैं। और उसके साथ साथ स्टिंगर गिल्ड का प्रेसिडेंट भी पहुंच जाता है और पूछता है, क्या तुम लोग कल रात को अच्छे से सो पाए थे? क्या बात है, तुम सभी लोग काफ़ी ज़्यादा एंग्जियस दिख रहे हो। चलो अब मैं तुम लोगों को तुम्हारा आखिरी टेस्ट बता देता हूँ, और वो ये है कि तुम लोगों को इस केव के अंदर जाना है और दूसरी तरफ से निकल जाना है, बस इतना ही करना है। इसके लिए कोई भी रूल नहीं है। केव के अंदर कुछ भी करना अलाउ है, यहाँ तक कि तुम लोगों को मार भी सकते हो जो लोग तुम्हें लगते हैं कि वो तुम्हारा रास्ता में काटा है। अगर तुम दूसरों से बेहतर नहीं हो तो वो लोग तुम्हें कच्चा चबा जाएंगे। मैं सिर्फ एक पावरफुल लीडर को चुनना चाहता हूँ। तुम लोगों के पास सिर्फ 3 मिनट है सोचने के लिए। अब हम सभी लोग गुफा की दूसरी तरफ मिलते हैं। ये बोलकर वो वहाँ से चला जाता है और वहाँ पर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि फाइनल रिवॉर्ड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कुछ लोग कहते हैं, ये तो हैवानियत है, मैं अब और नहीं खेलना चाहता हूँ। तभी ये किंग का साथी उसे अंदर चलने के लिए कहता है और वो दोनों चले जाते हैं। जैंग युनवो से पूछता है कि तुम अभी जाना चाहते हो या फिर कुछ देर और इंतजार करना चाहते हो। वो कहता है, मेरे हिसाब से इसके अंदर काफी ज्यादा हाई लेवल का डायमेंशनल बीस्ट होंगे, इसलिए मैं स्वांग और तुम सबसे आगे रहकर सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। किंग यू, लीजी और ल्यू को कॉम्बैट पावर काफी ज्यादा कम है, इसलिए तुम लोग एंटर करने से पहले बाहर में ही थोड़ा सा इंतजार करना। हम लोग जितना हो सके उतना बीस्ट को खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम लोगों को फिर भी काफी ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा, क्योंकि सबसे खतरनाक जीव यहाँ पर डायमेंशनल बीस्ट नहीं है बल्कि इंसान है। ये देखकर जैंग अपने मन में कहता है कि युनवो को यह अभी तक नहीं पता है कि वो कितना अच्छा लीडर बन चुका है, और उस केव में जाते हुए कहता है कि यही हमारा आखिरी स्टेप होने वाला है, इसलिए कोई भी हारना मत। और जाते हुए कह रहा होता कि यहाँ का डायमेंशनल बीस्ट सिंपल नहीं होगा, बल्कि सब के सब गोल्डन क्रिस्टल से ऊपर के ही होंगे। स्वांग कहती है, ध्यान से, मैं एक अनयूजुअल ब्रीदिंग को फील कर पा रही हूँ। तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। ये सुनकर युनवो थोड़ा सा डर जाता है और वो जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ड्रैगन होता है जो कुछ लोगों को खत्म कर दिया होता है। ये देखकर जैंग कहता है कि मुझे नहीं लगता कि हम 10 लोग मिलकर भी उसे हरा पाएंगे। वहीं पर उन तीनों को दिखाते हैं जो लोग आते हुए कह रहे होते हैं कि यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड है और काफी ज्यादा अंधेरा भी है। तभी एक लड़का उन लोगों पर हमला करते हुए कहता है कि अच्छा हुआ कि यहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही है, लेकिन लीजी उसे काफी ज्यादा आराम से खत्म कर देती है। यह देखकर ल्यू कहती है, मुझे लगा नहीं था कि तुम डिसीजन लेने में इतना ज्यादा कमाल की होगी। लीजी कहती है, कभी भी अपने एनिमी को काउंटर अटैक करने के लिए मत छोड़ना, यही मैं युनवो से सीखी हूँ। और उसे टोंट मारते हुए कहती है, क्यों तुम उससे कुछ सीख नहीं पाई हो क्या? ये सब सुनकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है। वहीं पर वो उससे कह रही होती है कि क्या तुम अभी भी उसके साइड में खड़ा होना चाहती हो? मैं बस तुम्हें बता देना चाहती हूँ कि तुम अकेले नहीं हो जो उसके साइड में रहना चाहती हो। ये सुनकर वो दोनों वहीं पर लड़ने लगते हैं कि आखिर तुम अपने आप को समझती क्या हो। वहीं पर उन दोनों को झगड़ते देखकर किंग यू डर रही होती है। इसके बाद उन तीनों को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग ये देख रहे होते हैं कि कितने लोगों का जान चला गया है। और युनवो कहता है, आखिर इसमें ये किंग का लाश क्यों नहीं दिख रहा है? जैंग अपना एलेसिया आंखों का यूज करके बताता है कि उस ड्रैगन के पीछे एग्जिट है, इसलिए हमें सिर्फ किसी तरीके से वहाँ पर जाना है, इसके लिए ड्रैगन को मारना जरूरी नहीं है। ये सुनकर युनवो कहता है, ये तो काफी ज्यादा आसान है। ये बोलकर वो जाने लगता है, लेकिन तभी ड्रैगन उस पर अपना आग से हमला कर देता है। युनवो उससे बचते हुए अपना आग से अटैक कर देता है, जिससे वहाँ पर बहुत ही ज्यादा आग ही आग हो जाती है। ये देखकर जैंग घबराते हुए कहता है, कहीं वो मारा तो नहीं गया ना? लेकिन वो मरा नहीं होता है, बल्कि आराम से वहाँ से जा रहा होता है। ये देखकर ड्रैगन थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, इसलिए वो फिर से अपना आग से उस पर अटैक कर देता है। लेकिन उससे युनवो को कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि उसके पास भी फायर पावर होता है। इसलिए युनवो उससे कहता है कि अब चुपचाप हार मान लो, ये सब मेरे ऊपर काम नहीं करने वाला है। ये देखकर ड्रैगन रोने लगता है कि अरे भाई, मेरी भी कोई इज्जत है। युनवो उनसे कहता है कि तुम लोग यहाँ पर आ सकते हो, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। ये देखकर वो कहती है, क्या तुम सबको अपने तरह ही समझ के रखे हो? तभी जैंग अपना एलेसिया आइज का यूज करके उसके अटैक और वॉकिंग स्पीड को देखता है, और उन्हें कंबाइन करने से उसे पता चल जाता है कि उसे उसका स्पीड कितना रखना है जिससे वो आसानी से पार कर जाए। इसलिए वो जाने लगता है और कहता है कि मेरा कैलकुलेशन काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन तभी वो ड्रैगन उस पर फायर अटैक कर देता है, जो कि उसके कैलकुलेशन से 0.2 सेकंड ज़्यादा स्पीड से होता है। ये देखकर वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है कि मैं तो गया। ये देखकर स्वांग भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन वहीं पर जैंग बच जाता है और वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं हमेशा 0.5 सेकंड एक्स्ट्रा कैलकुलेट कर लेता हूँ अपनी सुरक्षा के लिए। ये बोलकर वो भी काफ़ी आसानी से उसे पार कर लेता है। ये देखकर युनवो कहता है कि तुम्हारी आंखें तो काफ़ी कमाल की है, क्या तुम इससे सब कुछ देख सकते हो? वो कहता है, ऑफकोर्स, तुम्हारा दिल या ट्रिक्स में सब कुछ देख सकता हूँ।
ये बोलकर वो उससे कहता है कि सिस्टर स्वांग तुम यहाँ पर आ सकती हो, ये सच में काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये देखकर वो सोच रही होती है कि तुम लोगों के पास तो स्पेशल एबिलिटी है, लेकिन जाते हुए कहती है अब जब उसने मुझे अपना बहन बोला है तो छोटे भाई को कवर करना तो बड़ी बहन का फर्ज होता है। ये बोलकर वो जाने लगती है और कहती है कि मैं आ रही हूँ, लेकिन तभी वो ड्रैगन उस पर अटैक करने वाला होता है जो कि उसके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होने वाला होता है। इसलिए युनमो अपना हाथ देखकर उससे कहता है कि जल्दी से अपना हाथ दो, और वो जल्दी से युनमो का हाथ पकड़कर उसे ही आग के सामने कर देती है और कहती है कि प्लीज मुझे माफ कर देना, बट प्लीज इसे ब्लॉक कर दो। और अपने मन में कहती है ऑफ कोर्स ये भी मेरा एक यूनिक पावर है कि खुद को बचाने के लिए अपने छोटे भाई को खाई में फेंक दो। वहीं पर युनमो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। ये देखकर वो कहती है अब ज्यादा गुस्सा भी मत हो, सिचुएशन ही ऐसा हो गया था कि मुझे ये करना पड़ा। वो बोल रहा होता है मेरे पास फायर पावर है, लेकिन फिर भी अगर मैं मारा जाता तो। वहीं पर लीजी और ल्यू लड़ते हुए आ रही होती है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ, और किंगयू उन दोनों को वैसे ही लड़ने के लिए छोड़ देती है। वहीं पर वो दोनों लड़ रहे होते हैं। ये देखकर युनमो कहता है कि वो दोनों तो टीममेट थे ना, अब उन्हें क्या हो गया। वहीं पर ये सब देखकर जैंग पॉपकॉर्न लेकर बैठ जाता है और उन्हें फाइट करते हुए देखकर कहता है कि इसी का तो मैं इंतजार कर रहा था, फाइनली ये स्टार्ट हो ही गया। वहीं पर वो दोनों फाइट कर ही रहे होते हैं कि तभी वो ड्रैगन उन दोनों पर हमला करने वाला होता है। ये देखकर युनमो कहता है कि बेवकूफो जल्दी से वहां से भागो, ये कोई मजाक नहीं है। लेकिन तभी वो ड्रैगन उन लोगों पर हमला कर देता है, जिसे देखकर वो तीनों काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। लेकिन उन दोनों को किंगयू बचा लेती है और कहती है कि हम लोग अपने पावर से इस ड्रैगन को पार नहीं कर सकते हैं, इसलिए तुम लोग जाओ। यहाँ पर अपना लाइफ बचाना काफी ज्यादा मुश्किल है, इसलिए हमें मरने की कोई जरूरत नहीं है। ये बोलकर वो उन दोनों को वहां से लेकर चली जाती है और वहीं पर लीजी रो रही होती है कि मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ, मैंने सच में काफी ज्यादा मेहनत किया था उसे कैचअप करने के लिए। किंगयू कहती है अगर ऐसी बात है तो अगली बार और ज्यादा मेहनत करना। वहीं पर जुनमो कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए, एग्जिट हमारे सामने है। ये बोलकर वो लोग वहां से चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें वही स्पेस क्रैक दिखता है। उसे देखकर वो लोग कहते हैं कि ये सेफ है भी या नहीं है। उन्हें देखकर प्रेसिडेंट कहते हैं कि अभी भी 30-40 लोग बच ही रहे हैं, मेरी उम्मीद से कहीं ज्यादा है। जाइंट किंग पूछता है क्या अब हम लोग उसके अंदर जा सकते हैं। वो कहते हैं इसके बारे में ज्यादा चिंता मत करो, मैं इसके बारे में बोलने ही वाला था। ये बोलकर वो कहते हैं अगर तुम लोग उसमें एंटर करना चाहते हो तो तुम लोगों के पास 2 ऑप्शन है। पहला ये है कि तुम लोगों को 1 घंटा इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद एनर्जी स्टेबल हो जाएगा, ताकि तुम सभी के सभी लोग उसके अंदर आराम से जा सकते हो। और दूसरा ऑप्शन ये है कि तुम लोग अभी उसके अंदर जा सकते हो, लेकिन अभी सिर्फ तुम लोग 8 लोग ही अंदर जा सकते हो। 8 लोगों के एंटर करने के बाद उसका एनर्जी काफी ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा। उसके बाद अगर कोई भी उसमें एंटर करता है तो वो मारा जाएगा। अब जो कुछ भी करना है वो तुम लोगों पर डिपेंड करता है। मैं सबको गुड लक विश करता हूँ। जाइंट किंग कहता है अगर हम सभी लोग 1 घंटे इंतजार करने के बाद सभी के सभी लोग जा सकते हैं तो क्यों ना इंतजार ही कर लिया जाए। सी क्लान का बंदा कहता है तुम जितना आसान सोच रहे हो ये उतना आसान नहीं है, 1 घंटा तक इंतजार करो और सब कुछ खत्म हो जाएगा। वहीं पर एक बंदा सोच रहा होता है कि ये सभी लोग तो काफी ज्यादा बेवकूफ है, कौन तो 1 घंटा इंतजार करने वाला है। ये बोलकर वो उसमें एंटर करने जाने लगता है, लेकिन रास्ते में ही उसे एक लड़की अपने कैनन से उड़ा देती है और कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम अकेले उसमें जा सकते हो, अब मैं और ज्यादा इंतजार नहीं कर सकती हूँ। और वो सभी लोग उसमें सबसे पहले जाने के लिए आपस में फाइट करने लगते हैं। ये देखकर प्रेसिडेंट कहते हैं कि सब कुछ बिल्कुल पहले के जैसे ही हो रहा है। और यही एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो सभी लोग आपस में फाइट कर रहे होते हैं। ये देखकर बारबेरियन यानी कि जाइंट किंग कहता है कि आखिर ये लोग फाइट कर क्यों रहे हैं, इंतजार करना नहीं आता है क्या। ये बोलकर वो भी जाकर शामिल हो जाता है। वहीं पर एक बंदा जाने ही वाला होता है कि तभी उसे स्वांग खत्म कर देती है और पूछती है अब हम लोग क्या करें। युनमो कहता है कि तुम और जैंग को रास्ता ढूंढकर चले जाओ। वो पूछती है और तुम्हारा क्या। वो कहता है मेरी चिंता मत करो, मुझे कुछ और है जो करना है, इसी टाइम का तो मैं कब से इंतजार कर रहा था। वहीं पर जे किंग को दिखाते हैं जो लोगों को अपने रास्ते से हटाकर जाने ही वाला होता है कि तभी वहां पर युनमो आकर उस पर हमला कर देता है और कहता है जैसे कि मैंने कहा था अब तुम्हारे मरने की बारी आ गई है। वहीं पर जे किंग भी उस पर चिल्ला रहा होता है कि आज मैं तुमसे लिन जियान का मौत का बदला लेकर ही रहूंगा। ये बोलकर ही वो दोनों फायर पावर से अटैक करने लगते हैं, जिससे दोनों में से किसी को भी चोट नहीं लग रहा होता है। तभी बाकी के लोग मौके का फायदा उठाकर उन दोनों का खत्म करने आने लगते हैं, लेकिन वो लोग अपनी आग में ही सबको जला देते हैं। और युनमो उससे मारते हुए कहता है कि आज मैं तुमसे अपने मास्टर का बदला लेकर ही रहूंगा। वो कहते हैं कि तुम्हारे मास्टर वो डिजर्व करते थे। वो दोनों ही कहते हैं कि मैं कब से इस पल का इंतजार कर रहा था, अब तुम मरोगे। ये बोलकर वो दोनों ही काफी पावरफुल अटैक कर देते हैं, जिससे दोनों के दोनों काफी दूर जाकर गिरते हैं। तभी ये किंग उठते हुए कहता है कि अब इसके बारे में सोचना थोड़ा सा रिडिक्यूलस है, तुम हर वक्त बदला लेने के बारे में सोच रहे थे, एक्चुअली में तुम और मैं सेम पर्पस के लिए सेम ट्रिक्स का यूज कर रहे थे। सच बोलूं तो मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ। वहीं पर जैन हुआ को दिखाते हैं जो काफी आराम से लोगों को मारकर क्रैक में चला जाता है। ये देखकर झुआंग सेंग से कहते हैं कि हमें जल्दी करना पड़ेगा, वो टेम्पल वाला लड़का चला गया है। वो कहता है बट युनमो
जुन्मो कहाँ है, वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। वो कहते कि जुन्मो ने कहा है कि उसे कुछ और करना है, इसलिए हमें जाने के लिए उसने कहा है, ज़्यादा चिंता मत करो, वो ठीक होगा। ये बोलकर वो दोनों भी चले जाते हैं। ये देखकर सभी लोग चिल्ला रहे होते हैं कि 2 लोग और चला गया, अब सिर्फ 5 लोगों का ही जगह बच रहा है। वहीं पर उन दोनों को दिखाते हैं जो लोग झगड़ रहे होते हैं, और जुन्मो उससे कह रहा होता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि हम दोनों एक जैसे हैं, तुम तो सिर्फ पैसों के पीछे भाग रहे हो। ये किंग कहता है कि हम दोनों सेम मूव का यूज कर रहे हैं, उससे तुम अपने टीचर का बदला ले रहे हो और मैं अपने लवर का, मान लो कि हम दोनों सेम है। जुन्मो कहता है मैं तुम्हारे जैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये किंग कहता है हाँ मैं मानता हूँ कि मैं एक डिसेंट पर्सन नहीं हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या तुम अपना अटैक ब्लॉक करने के लिए दूसरों का यूज नहीं करते हो। वहीं पर बारबेरियन को दिखाते हैं जो जाने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त कोई उस पर पीछे से हमला करने आने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर ये क्वांशु आकर उस बंदे को पूरी तरीके से जमा देती है और उसके अंदर चली जाती है। तभी वहाँ पर सी क्लेन का सेंट आकर बारबेरियन से कहता है कि शक्ल देखना बंद करो और जल्दी से चलो, इसलिए उसके साथ वो भी चला जाता है और उसको लगाकर 6 लोग जा चुके होते हैं, अब सिर्फ 2 ही लोगों का जगह बच रहा होता है। वहीं पर जुन्मो को दिखाते हैं जो उससे कह रहा होता है कि हाँ मैं एक सेल्फलेस पर्सन हूँ। ये किंग कहता है मैं तुम्हारे जैसे एक अच्छा पर्सन नहीं हूँ, और तुम क्या हो। जुन्मो कहता है कि मैं पहले सिर्फ अपने बारे में ही सोचा करता था, सब कुछ अपने लिए ही किया करता था, लेकिन फिर मैं उन लोगों से मिला जिन लोगों ने मेरा सोच ही बदल दिया, मुझे पूरी तरीके से बदल दिया, इसलिए हम दोनों बहुत ही अलग है। मेरे पास वो वेल्थ है जो तुम्हारे पास नहीं है, और किसी ने अगर गलती से भी उन्हें चोट पहुंचा दिया, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, मैं उसे मार दूंगा। ये बोलकर वो उस पर अटैक करने जाता है और ये किंग भी उस पर हमला कर देता है। वहीं पर ये किंग को इलेक्ट्रिक शॉक लगने से पता चल जाता है कि उसके पास फायर के साथ साथ थंडर एट्रीब्यूट भी है। जुन्मो उसे खत्म करने ही वाला होता है कि तभी वहां पर ये किंग का साथी आकर उन दोनों को अलग कर देता है और ये किंग से कहता है कि तुम पहले जाओ, मैं इसे ठिकाने लगाकर आता हूँ। ये किंग उससे कुछ कहने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहता है कि मैंने जो प्रॉमिस किया है मैं उसे पूरा करके ही रहूंगा, तुम जाओ। इसलिए ये किंग वहां से चला जाता है और जुन्मो उससे कहता है कि जब पहला राउंड खत्म हुआ था तभी मुझे तुम पर शक हो गया था, लगता है कि अब तुम अपना असलियत दिखाने वाले हो। तुम्हारे एबिलिटी और ये किंग की तरफ तुम्हारे एटीट्यूड को देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम चाउसन सेट के नहीं हो। वो कहता है अब जब तुम्हें सब कुछ पता चल ही गया है तो ये मास्क पहनने का कोई फायदा भी नहीं है। ये बोलकर वो अपना मास्क हटा देता है और जुन्मो उसका असली रूप देखकर थोड़ा सा हैरान हो जाता है और कहता है तुम तो होली हेवनली सेट का रिप्रेजेंटेटिव हो। वो कहता है मैं वो नहीं हूँ, वो मेरा भाई है, मेरा नाम केफ वोन एस्मेराल्डा है और मैं होली हेवनली सेट का लीडर हूँ। ये बोलकर वो जुन्मो पर हमला कर देता है, जिससे जुन्मो काफी ज्यादा जख्मी हो जाता है और कैप को पता चल जाता है कि जुन्मो के बॉडी में एक गोल्डन शील्ड लगा है, इसलिए कैप इस बार और भी काफी ज्यादा भयानक हमला कर देता है, जिससे जुन्मो बुरी तरीके से जख्मी हो जाता है और दूर जाकर गिरता है। और कैप उससे कहता है कि इससे तुम्हारे दिल की धड़कनें 3 मिनट में रुक जाएगी और तुम मारे जाओगे। वहीं पर जुन्मो काफी ज्यादा जख्मी हो गया होता है और वो सोच रहा होता है कि क्या ये सच में एक रेनबो क्रिस्टल का पूर्वज है। इसका टेक्निक एक्सपीरियंस तो पूरा वर्ल्ड सेंट लेवल का लग रहा है, हम दोनों ही रेनबो क्रिस्टल के हैं, लेकिन फिर भी वो मुझसे काफी ज्यादा सुपर लेवल का है। केप उससे कहता है अब जबकि तुम मरने ही वाले हो तो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि तुम्हारे टीचर को ये किंग ने नहीं बल्कि मैंने मारा था। ये किंग की स्ट्रेंथ के साथ वो कभी भी उसे मार नहीं सकता था और अब मेरे क्रैक में जाने का वक्त आ गया है, तुम यहाँ पर आराम से मरना। ये सुनकर जुन्मो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वहीं पर एक बंदा क्रैक में जाने ही वाला होता है कि तभी कैप काफी फास्ट स्पीड में उसके अंदर चला जाता है और वो इतना स्पीड में जाता है कि उसे कोई भी देख नहीं पाता है और जैसे ही वो बंदा अंदर जाता है वो मारा जाता है। ये देखकर सभी लोग कहने लगे होते हैं कि क्या उस वक्त कोई चला गया था, इसका मतलब अब हम सभी लोगों को कोई भी चांस नहीं है। तुम हार मानना चाहते हो या फिर अपना लाइफ को दांव पर लगाना चाहते हो। एक बंदा कहता है कि सर्वाइवल रेट 20% से भी कम है और मुझे मेरा लाइफ काफी ज्यादा कीमती है। तभी जुन्मो उठकर जाने लगता है। ये देखकर एक लड़की उसे रोकते हुए कहती है कि तुम तो पूरे खून से लथपथ हो, तुम्हें तो इसके बारे में सोचना भी नहीं चाहिए। और सभी लोग उससे कहने लगे होते हैं कि तुम तो खड़े भी नहीं हो पा रहे हो, तुम उसके बारे में सोचना भी मत। लेकिन वो किसी की बात ना सुनकर उसके अंदर चला जाता है, जिससे उसके बॉडी का टुकड़े टुकड़े होने वाला होता है। इसलिए सिस्टम मुझसे कहता है कि जल्दी से 20,000 एयर एलिमेंट को कंज्यूम करके अपना बॉडी को फिर से तैयार करो। वहीं पर उस क्रैक में टाइम और स्पेस इतना ज्यादा स्ट्रांग होता है कि जुन्मो का डिफेंसिव स्किल भी फेल हो रहा होता है। इसलिए वो सिस्टम से कहता है कि जल्दी से मेरी बॉडी को रीसेप करो, नहीं तो मेरे टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। तभी जुन्मो एक दूसरे दुनिया में पहुंच जाता है और सिस्टम उससे कहता है कि मैंने तुम्हारी बॉडी को रीसेप कर दिया है। वहीं पर जुन्मो ऊपर से उस दुनिया में गिर जाता है और कहता है मैं तो मरते मरते बचा। और अपने आसपास के जगह को देखकर वो कह रहा होता है तो क्या यही क्रैक के दूसरी तरफ की दुनिया है, बाकी के लोग कहाँ पर है। ये बात वो पूरा करते हैं कि तभी वहां पर एक लड़की आती है
और वो युनमो को एक बैग में कैद करके लेकर जाने लगती है और कह रही होती है कि इतिहास की किताब में लिखा हुआ बात सच है कि लड़के आसमान से टपकते हैं, जल्दी से इसे क्वीन के हवाले करना पड़ेगा। वहीं पर युनमो उसके अंदर होता है और चिल्ला रहा होता है कि जल्दी से मुझे इससे बाहर निकालो, लेकिन वो उसका कोई भी बात नहीं सुनती है। इसलिए युनमो अपना फायर पावर का यूज करके खुद को छुड़ा लेता है और वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उससे काफी अच्छे तरीके से बच जाती है और कह रही होती है कि इसका मतलब इतिहास की किताब में लिखा हुआ ये वाला बात भी सच है कि आसमान से गिरने वाले लड़के मैजिक यूज कर सकते हैं। वो पूछ रहा होता है कि अगर तुम किस तरह की मैजिक की बात कर रही हो, लेकिन तभी वो जुन्मो को एक जोरदार किक मार देती है। ये देखकर जुन्मो सोच रहा होता है कि कितना ज्यादा पावरफुल फुटवर्क है और वो ऊपर में होता ही है कि तभी वो लड़की उस पर अटैक करके नीचे पटक देती है। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि कहीं मैं मर ना जाऊं, ये लड़की तो सुपर स्टिंगर से भी ऊपर लेवल का लग रही है। वहीं पर वो कह रही होती है कि इतिहास की किताब में लिखा हुआ ये बात भी सच है कि आसमान से गिरने वाले लड़के काफी ज्यादा कमजोर होते हैं। जुन्मो उठते हुए कहता है कि मेरे पास तुमसे लड़ने का टाइम नहीं है। ये बोलकर वो अपने नंबर 1 शैडो को उसे मारने के लिए भेज देता है। वो जाकर उसे किक मार देता है। ये देखकर वो सोच रही होती है कि क्या कोई मुझ पर हमला कर रहा है। वहीं पर ये देखकर जुन्मो सोच रहा होता है कि क्या वो नंबर 1 शैडो को देख नहीं पा रही है, इसका मतलब उसके पास कोई स्ट्रिंग पावर है ही नहीं। लेकिन वो वहां से भागते हुए सोच रहा होता है कि मुझे सबसे पहले उन्हें जाकर ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उसके भागने से पहले ही उनकी क्वीन आकर उस पर हमला कर देती है। उतना बड़ा वुमन को देखकर जुन्मो काफी ज्यादा डर जाता है और वो जल्दी से अपने नंबर 1 को उस पर अटैक करने के लिए भेजता है, लेकिन वो ऐसे ही अपना तलवार चला देती है जिससे नंबर 1 शैडो मारा जाता है। ये देखकर जुन्मो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि कहीं ये उसे देख तो नहीं सकती है ना। वहीं पर उनकी क्वीन कंफ्यूज हो रही होती है कि ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैंने किसी को काट दिया हो। तभी वहां पर वही लड़की जो कि सबसे पहले जुन्मो पर हमला की होती है, जिसका नाम चिल्ली पेपर होता है, वो आकर अपने क्वीन से पूछती है कि क्वीन ऑफ फ्लावर रोल्स क्या आप ठीक है। वहीं पर ये सब देखकर जुन्मो सोच रहा होता है कि फ्लावर रोल्स, चिली पेपर, ये सब कैसा नाम है। जो भी हो, ये लोग काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहे हैं, मुझे यहाँ से निकल जाना चाहिए। लेकिन उसके भागने से पहले ही वहां पर 3 और लड़की आकर उसका रास्ता रोक देती है और पर्पल हेयर जिसका नाम अनियन होता है वो कहती है तो ये एक लड़का है। उसके साथ ही जिसका नाम ब्लैक कुरेंट होता है वो अनियन से कहती है कि इससे इतना ज्यादा कैजुअली बात मत करो, इतिहास की किताबों में लिखा हुआ है कि लड़के काफी ज्यादा रफ होते हैं। तभी अनियन युनमो के सर पर हाथ फेरते हुए कहती है कि ऐसी बात नहीं है, देखो तो ये कितना ज्यादा सीधा साधा लग रहा है। तभी युनमो गुर्राने लगता है जिससे वो डर जाती है। ये देखकर ब्लैक कुरेंट कहती है देखा मैंने कहा था ना। तभी उनकी क्वीन युनमो को चारों तरफ से घेरने के लिए कहती है और जब वो सभी लोग उसे घेर देते हैं तब वो उस पर अटैक कर देती है। लेकिन वो उससे बचते हुए सोच रहा होता है कि क्या अब ये धरती और आसमान अलग करने वाली है, बिना स्ट्रिंग पावर के ये इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकती है। तभी युनमो राल्फ को बुलाता है और अपना हेल्प करने के लिए कहता है। राल्फ कहता है कि मैं तो सो रहा था, लेकिन तुमने मेरा नींद तो खराब कर ही दिया और साथ में हेल्प करने के लिए भी पूछ रहे हो। युनमो कहता है कि मैं तो तुम्हारा छोटा भाई हूँ और तुम तो मेरे बड़े भाई हो, ये लोग मुझे बुली कर रहे थे, प्लीज मेरी हेल्प करो। ये लेडीज कुछ ज्यादा ही पावरफुल है, इन लोगों ने मुझे मारा है, इसका मतलब इन लोगों ने आपको भी मारा है। ये सुनकर राल्फ कहता है कि तुम्हारे पास एक पॉइंट तो है। ये बोलकर वो अपने हाथ से उसे चटनी बनाने जा रहा होता है। ये देखकर युनमो काफी ज्यादा खुश हो रहा होता है और कह रहा होता है कि अब तुम्हारा चटनी बनने वाला है। लेकिन वहीं पर उनकी क्वीन राल्फ के हाथ को बड़े आराम से रोक देती है। ये देखकर राल्फ काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि आखिर इस वुमेन का ओरिजिन क्या है। तभी उनकी क्वीन राल्फ पर अटैक कर देती है जो कि सीधे उसके बॉल्स पर लगती है, जिससे वो लगभग टूट ही जाता है। इससे राल्फ को काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और वो देखते ही देखते वहां से भाग जाता है। युनमो उससे पूछता है कि तुम भाग क्यों रहे हो, मेरा हेल्प कौन करेगा। राल्फ कहता है कि ये लेडी काफी ज्यादा भयंकर है, तुम अपना रास्ता कोई ढूंढ लो। युनमो कहता है बट तुम्हारे स्ट्रॉन्ग मैन होने का प्रतिष्ठा का क्या हुआ। वो कहता है कि मेरा लिबरेशन फोर्स भी इसे हरा नहीं सकता है, अपने लिए दुआ करना। ये बोलकर वो कनेक्शन काट देता है। वहीं पर युनमो नंबर 3 को ऊपर से अटैक करने के लिए भेजता है और नंबर 2 को साइड से अटैक करने के लिए कहता है। वहीं पर क्वीन का दिमाग काफी ज्यादा खराब हो रहा होता है और वो कह रही होती है कि आखिर ये सब चीज क्या है, ये लोग तो फिजिकली भी अटैक कर सकते हैं। ये बोलकर वो नंबर 2 का गला पकड़ लेती है और वो देखते ही देखते उसे मार देती है। ये देखकर युनमो काफी ज्यादा हैरान हो ही रहा होता है कि तभी वो उसके तीसरे शैडो को भी खत्म कर देती है। ये देखकर उसका दिमाग काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो सोचता है कि फ्रूट्स और वेजिटेबल नाम के लोग मेरे आसपास ही है, मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ, मेरे पास अटैक करने के अलावा और कोई रास्ता बच ही नहीं रहा है। ये बोलकर वो अपना फायर पावर का यूज करके उस पर अटैक कर देता है। उसकी क्वीन उससे बचते हुए कहते हैं कि तुम्हारा मैजिक वे उस लड़के की तरह ही है जो कुछ देर पहले यहाँ पर गिरा था। ये सुनकर वो सोचते हैं कि जरूर वो ये किंग ही होगा। तभी वो युनमो को नीचे पटक देती है और उसी पर आकर कूद जाती है और अपना तलवार से भी अटैक कर देती है, लेकिन वो वहाँ पर होता ही नहीं है। ये देखकर वो काफी हैरान हो रहा होता है कि
काफी ज्यादा अजीब बात है, इतना में तो उसका टुकड़ा टुकड़ा हो जाना चाहिए था। आखिर वो गया कहाँ? वहीं पर जुन्मो उसके पीछे आ जाता है और वो काफी पावरफुल फायर से अटैक कर देता है। वहीं पर ये देखकर एनियन काफी ज्यादा खुश हो रही होती है कि मैं पहली बार किसी को अपने क्वीन को चोट पहुंचाते हुए देख रही हूँ। वहीं पर जुन्मो खून की उल्टियां करते हुए सोच रहा होता है कि आखिर ये कितना ज्यादा ताकतवर है। वहीं पर क्वीन इंप्रेस हो गई होती है और वो सोच रही होती है कि इस लड़के ने मुझे चोट पहुंचा दिया, ये तो सच में काफी ज्यादा कूल है, ये तो सच में सबसे ज्यादा ताकतवर है, लगता है कि मुझे इससे प्यार हो गया है। वहीं पर जुन्मो स्ट्रगल करते हुए उठता है और कहता है क्या तुम अभी भी लड़ना चाहती हो? ये सुनकर वो शर्म के मारे उससे दूर आ जाती है और कहती है मैं हार मानती हूँ, और नीचे गिरकर कह रही होती है कि इस यंग हीरो का स्किल तो कमाल का है, मैं तो अपना बॉडी को हिला भी नहीं पा रही हूँ, जरूर ये वो वाला मैजिक होगा जिससे मुझे इंटरनल इंजरी हो गई है। ऐसा लग रहा है जैसे कि अब मैं एक डीप स्लीप में जाने वाली हूँ और एक प्रिंस मुझे किस करके उठाएगा। और वो युनमू से कहती है कि चलो अब जल्दी से आ भी जाओ, शर्माने की बात नहीं है। लेकिन तभी वहां से युनमू जाते हुए सोच रहा होता है कि कहीं वो पागल तो नहीं हो गई ना। तभी ब्लैक करंट युनमू का रास्ता रोक देती है। युनमू कहता है अब ये सब क्या नाटक है, अभी तो तुमने कहा कि मैं जीत गया। वो कहती है हमारे रेगुलेशन के हिसाब से अगर कोई क्वीन को हरा देता है तो उसे उससे शादी करना पड़ेगा, और जैसे कि तुम उसे हरा ही चुके हो तो अब तुम्हें हमारे क्वीन से शादी करना पड़ेगा। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर एंड हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है कि वो लोग युनमू से कहते हैं कि अब जबकि तुमने क्वीन को हरा दिया है तो तुम्हें उससे शादी करनी पड़ेगी। ये सुनकर वो काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या यहाँ पर कोई मजाक चल रहा है, कौन इस जाइंट वुमन से शादी करना चाहेगा। तभी वो उठकर कहती है अगर तुम मुझसे शादी नहीं करते हो तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगी। ये सुनकर वो वहां से भागने लगता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। इसके बाद एक लड़की को दिखाते हैं जिसका नाम ये थिंग होता है, जो कि जल्दी से क्वीन के पास जा रही होती है। उसे देखकर कुछ लोग कह रहे होते हैं कि ये अपनी मदर के डेथ के बाद अपने एफर्ट्स लगाकर मिनिस्टर बन गई है। वहीं पर जुन्मो को दिखाते हैं जहाँ पर वो लोग उसे जेल में डाल देते हैं। ये देखकर जुन्मो चिल्ला रहा होता है कि मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो, मुझे और भी इंपॉर्टेंट काम करना है। तभी वहाँ पर पहले से मौजूद बारबेरियन और जान हुआ कहता है कि हार मान लो, चाहे जितना भी चिल्ला लो कुछ होने वाला नहीं है, अगर चिल्लाने से ही हो जाता तो हम लोग कब के बाहर आ चुके होते हैं। तभी कोई युनमो को चाबी दे देता है जिससे वो अपना हाथ का हथकड़ी खोल लेता है और वो उनसे पूछता है कि तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। जैन कहता है ये भी पूछने वाली बात है, ऑफकोर्स हम लोग क्वीन से हार गए, वो क्वीन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि मैं 2 हिट खाने के बाद ही बेहोश हो गया था और ये बारबेरियन तो अपने घुटने पर आ गया था, और तुम्हारा क्या हुआ। युनमो बताता है कि उसने कहा कि मैं जीत गया। ये सुनकर जैन काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और वो पूछता है उसके बाद क्या हुआ। युनमो कहता है उसके बाद उन लोगों ने कहा कि अगर मैं जीत गया हूँ तो मुझे उससे शादी करना पड़ेगा। ये सुनकर जैन सोचता है अच्छा हुआ कि मैं हार गया। युनमो कहता है कि ये जगह काफ़ी ज़्यादा अजीब है, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी वो गार्ड को मेकअप किट दिखाकर कहता है कि ये स्पेशली मैं तुम्हारे लिए ही लाया हूँ, ये वही लिपस्टिक है जो कि यंग लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। वहीं पर ये सब देखकर जैन सोच रहा होता है कि आखिर इसके पास ये सब कर क्या रहा है। वहीं पर वो गार्ड उस लिपस्टिक को लगाते हुए कह रही होती है कि ऐसा कलर तो हमारे यहाँ मिलता ही नहीं है। ये देखकर युनमो सोच रहा होता है कि चाहे कोई सा भी दुनिया क्यों ना हो, लड़कियां लिपस्टिक को रजिस्ट नहीं कर सकती है। इतना सोचकर वो उससे कहता है कि मैं तुम्हें ये सब कुछ दे सकता हूँ, लेकिन इसके बदले तुम्हें ये बताना पड़ेगा कि ये कौन सी जगह है और यहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही क्यों है, एक भी लड़का क्यों नहीं है। वो बताती है कि इस जगह का नाम किंगडम ऑफ नुवा है और यहाँ पर सिर्फ लड़कियां ही है, कोई भी लड़के नहीं है। यहाँ तक कि नए जन्म लेने वाली बेबीज भी लड़कियां होते हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कब से, लेकिन हर 150 सालों में लड़के आसमान से गिरते हैं, इसलिए हम लोग हमेशा उस जगह पर उनके गिरने का इंतजार करते हैं और जब वो लोग गिरते हैं तो हम लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। युनमो पूछता है बट यहाँ पर एक भी लड़का नहीं है तो बच्चा कैसे जन्म लेता है। वो कहती है कि मैं तुम्हें एक और बात बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पर एक और रूल है, और वो ये है कि जिसके ब्रेस्ट बड़े होंगे वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होती है, और मेरे जैसे का जिसका ज़्यादा बड़ा नहीं होता है वो लोग सेल का गार्ड ही बन सकते हैं। इसके बाद ये टीम को दिखाते हैं जो अपने क्वीन के पास जाती है और पूछती है कि आप मुझे ढूंढ रहे थे। वो कहती है जब मैं लड़कों को पकड़ने गई थी तब उनमें से एक मुझे बहुत ही पसंद आ गया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, बट वो मान नहीं रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम अपना दिमाग यूज करके उसे किसी तरीके से मना लो। तभी दीवार के बाहर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ये देखकर वो कहती है आखिर वहाँ पर चल क्या रहा है। उस डायरेक्शन को देखकर वो सोच रही होती है कि वहाँ पर तो हमारा सीक्रेट फॉर्चून ट्री है। ये देखकर क्वीन ये थिंग से कहती है कि शायद वहाँ पर कुछ बड़ा हो रहा है, इसलिए मैं जा रही हूँ, तुम यहाँ का ख्याल रखना। ये बोलकर वो चली जाती है। वहीं पर सीक्रेट ट्री ऑफ फॉर्चून को दिखाते हैं जहाँ पर कैप 2 लोगों को हरा दिया होता है। दूसरी अपने साथी से कहती है कि किसी भी तरह से इस पेड़ को हमें बचाना ही पड़ेगा। तभी कैप कहता है कि जितना सोचा था तुम लोग उससे भी काफी ज्यादा पावरफुल निकली। ये बोलकर वो उसे मारने ही वाला
होता है कि तभी वहाँ पर चिल्ली पेपर आकर उस पर हमला कर देती है। वहीं पर वो खुद को संभालते हुए कहता है कि ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है, जैसा मिस्टीरियस लिटरेचर में रिकॉर्ड किया गया था बिल्कुल वैसा ही है, लेकिन जो भी हो तुम फिर भी एक अनअवेकन वुमेन हो। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देता है, लेकिन वो उससे बहुत ही मुश्किल से बचती है और कहती है मैं भी हारने वाली नहीं हूँ। ये बोलकर वो भी उस पर अटैक करने लगती है। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि ये तो मेरे स्पीड के साथ कीप अप कर ले रही है, सच में ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग निकली, लेकिन फिर भी मैं अकेले यहाँ पर नहीं हूँ। तभी वहाँ पर ये किंग आकर उस पर अपना एयर कैनन से हमला कर देता है। उस अटैक से वो खुद को संभाल पाती नहीं कि तभी वो फिर से अटैक कर देता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाती है। ये देखकर कैप कहता है कि तुम तो सच में नुआ किंगडम की क्वीन डिजर्व करती हो। मैं तो तुम्हारी स्ट्रेंथ देखकर स्पीचलेस ही हो गया हूँ, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें मारने वाला हूँ। वो मुस्कुराते हुए कहती है क्या क्वीन? और मैं तो सिर्फ एक कैप्टन हूँ, वो भी सबसे कमजोर वाली। तभी क्वीन उसके पीछे आकर खड़ी हो जाती है। इसके बाद युनमो को दिखाते हैं जो उसे कुछ और दे रहा होता है। ये सब देखकर वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिर इसके पास और क्या क्या चीज़ें हैं। वो कहती है अगर तुम मुझे यहाँ के बारे में और ज़्यादा बताओगे तब मैं तुम्हें दे दूंगा। तभी वहाँ पर ये थिंग आ जाती है और उससे कहती है कि अब तुम यहाँ से जा सकती हो, अब मुझे इससे कुछ बातें करनी है। उसे देखकर जुन्मू सोचता है कि एक छोटी बच्ची को मुझसे क्या बातें करनी है। तभी वो चली जाती है और ये थिंग उसके पास आकर कहती है कि मेरा नाम ये थिंग है और मैं इस कंट्री के मिनिस्टर हूँ। ये सुनकर जुन्मू सोचता है कि हमारे देश जैसा नाम। ये थिंग उससे कहती है क्या तुम यहाँ से भागना चाहते हो? इसमें मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। ये सुनकर जुन्मू उसे घूरने लगता है। ये देखकर वो पूछती है कि तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? वो कहता है कि तुम्हारा चेस्ट तो इतना छोटा है तो तुम जरूर बहुत ही कमजोर होगी, तुम मेरी हेल्प कैसे कर सकती हो? ये सुनकर वो भड़क जाती है और उस पर चिल्लाने लगती है और उसे चाबी दिखाते हुए कहती है कि मैं तुम लोगों को यहाँ से भागने में हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन इसके बदले तुम लोगों को मेरा एक काम करना पड़ेगा। मैं चाहती हूँ कि तुम लोग क्वीन को हरा दो और उसके शासनकाल को खत्म कर दो। ये सुनकर वो कहता है कि ये सब तुम क्या बोल रही हो? वो बताती है कि क्वीन नेचर से बहुत ही ज़्यादा क्रूएल है और उसे अपने से खूबसूरत लड़कियों से बहुत ही ज़्यादा जलन होती है और वो उन सभी लोगों को अपना स्लेव बना लेती है और जो लड़कियां आसमान से गिरती है वो उन लोगों को भी पकड़कर अपना गुलाम बना लेती है। अभी वो लोग कहीं पर टॉर्चर हो रहे होंगे, इसलिए यहाँ के जेलों में सिर्फ और सिर्फ लड़के ही कैद है। ये सुनकर उसे स्वांग की चिंता होने लगती है और वो उससे कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, मैं उसे हरा नहीं सकता हूँ। वो कहती है तुम लोगों को ताकतवर बनाने के लिए मेरे पास एक तरीका है। अब वो सीन वहीं पर कट हो जाती है और इसके बाद सीक्रेट ट्री के सीन को दिखाते हैं जहाँ पर क्वीन ये किंग को एक पंच मारकर ढेर कर देती है। ये देखकर कैप कहता है क्या ह्यूमन इतना ज़्यादा बड़ा ग्रो हो सकता है? तुम्हारा डिस्ट्रक्टिव पावर तो काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो उसे बड़े ही आराम से ब्लॉक कर देती है। ये देखकर वो कहता है कि इतना बड़ा बॉडी होने के बावजूद भी इतना फास्ट स्पीड, इसकी उम्मीद नहीं की थी। तभी वो उसे उठाकर पटक देती है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाता है और वो उठते हुए कहता है कि मुझे लगा नहीं था कि हम दोनों के पावर में इतना ज़्यादा बड़ा डिफरेंट होगा और सोच रहा होता है कि मेरा गोल मेरी आंखों के सामने है बट मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। इसके बाद युनमो को दिखाते हैं जहाँ पर वो उससे कह रहा होता है कि तुमने अभी अभी कहा कि तुम मुझे स्ट्रॉन्ग बना सकती हो, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? वो कहती है लगभग 150 साल पहले तुम्हारे दुनिया के कुछ लोग यहाँ पर आए थे और 3 एनर्जी स्टोन छोड़कर गए थे। उसको कंज्यूम करने से वो किसी भी यूजर की स्ट्रेंथ को शॉर्ट टर्म के लिए वॉर सेंट का लेवल बना देता है, उसके बाद तो तुम क्वीन को हरा ही सकते हो। ये सुनकर जुन्मू कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें एनर्जी स्टोन को लेकर क्वीन को हरा क्यों नहीं देती हो? वो कहती है क्योंकि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि उस एनर्जी स्टोन को तुम्हारे जैसे स्ट्रिंग पावर यूज करने वाले ही यूज कर सकते हैं। जुन्मू उठते हुए कहता है कि तुम्हारे कंट्री को सर्वाइवल को लेकर मेरा कोई भी लेना देना नहीं है, लेकिन शायद मेरे दोस्त खतरे में होंगे जिससे सिचुएशन पूरा अलग हो जाता है, इसलिए मैं तुम्हारा हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद वो लोग वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो लोग कुछ ही देर में पकड़े जाते हैं, इसलिए सभी लोग उनका पीछा करने लगते हैं और युनमो कह रहा होता है कि ये सब इस बारबेरियन की गलती है। वो कहता है तुम सारे इल्जाम मुझ पर क्यों डाल रहे हो? युनमो कहता है क्योंकि तुम्हें भूख लगी थी और तुम खाना चुराने चले गए थे और हम लोग पकड़े गए। तभी युनमो का पैर का नीचे का जमीन टूट जाता है और वो नीचे जाकर गिर जाता है। ये देखकर वो दोनों काफी ज्यादा डर जाते हैं और साथ में काफी ज्यादा शर्मा भी जाते हैं क्योंकि नीचे शावर रूम होता है। वहीं पर युनमो उठते हुए कह रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ गिर गया? तभी वो वहाँ का सीन देखकर कहता है कि ये तो हेवन है। इसके बाद क्वीन को दिखाते हैं जहाँ पर ये किंग सोच रहा होता है कि हम दोनों मिलकर भी क्वीन को हरा नहीं सकते हैं और कैप बोल रहा होता है तो क्या यही नुआ किंगडम का क्वीन का पावर है? मैं मानता हूँ कि मेरा पावर थोड़ा सा डाउनग्रेडेड है, लेकिन मेरा कॉम्बैट स्किल वॉर सेंट लेवल का है, लेकिन फिर भी हम दोनों के पावर लेवल में इतना ज्यादा बड़ा डिफरेंस कैसे हो सकता है? साइफर टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि यहाँ के क्वीन स्ट्रॉन्ग है, बट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैंने नहीं सोचा था। तभी क्वीन उस पर अटैक करते हुए कहती है आखिर क्या बकबक कर रहे हो? उसी वक्त ये किंग फिर से उस पर अटैक करने ही वाला होता है कि तभी क्वीन फिर से उसे उठाकर पटक देती है और जब हालात बहुत ही ज्यादा काबू से बाहर निकलने लगता है तो कैप बहुत ही
ज़्यादा रोशनी कर देता है, जिससे क्वीन को कुछ भी दिखाई नहीं देता है और वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। और जाते हुए कह रहा होता है कि इस वर्ल्ड में मैनकाइंड का पावर काफ़ी ज़्यादा एडवांस है। अच्छा हुआ कि मैंने तुम्हारे साथ कोऑपरेट कर लिया था, नहीं तो अकेले प्लान को कंप्लीट करने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें होती। वैसे मीटिंग प्लेस कितना ज़्यादा दूर है? ये किंग कहता है कि मैप के हिसाब से हम लोग वहाँ पर पहुँच ही गए हैं। तभी वहाँ पर ये किंग आकर कहती है, क्या तुम ही दोनों ये फैमिली का पूर्वज हो? मैं कहूँ तो तुम लोग काफ़ी ज़्यादा स्लो हो। उसे देखकर ये किंग कहता है, क्या यही बच्ची हमें कॉन्टैक्ट की थी? ये किंग कहती है, थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिखाओ, मैं तुम लोगों से बड़ी हूँ। कैप पूछता है, क्या तुम्हें ये फैमिली के इनर रिस्पॉन्स हो जो कि इस वर्ल्ड में रह रही हो? वो कहते हैं कि हाँ वो मैं ही हूँ। और उनसे कहते हैं कि वो लाल बालों वाला टीनेजर जो तुम लोगों के साथ आया है वो काफ़ी ज़्यादा अनयूजुअल है, उसका नाम शायद ली जुनमो या फिर वैसे ही कुछ था। ये सुनकर कैप चिल्लाने लगते हैं कि आखिर वो पॉसिबल कैसे हो सकता है, वो मरा कैसे नहीं? वो एनर्जी क्रैक तो काफ़ी ज़्यादा अनस्टेबल था, लेकिन फिर भी वो जिंदा कैसे बच गया? वो कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन वो यहाँ पर जिंदा ही आया है और उसने क्वीन को भी खुश कर दिया है। तुम लोगों को चोट को देखकर लग रहा है कि तुम लोग उसके जितना पावरफुल नहीं हो। अगर ऐसी बात है तो तुम लोग क्वीन को हराकर सेक्रेट ट्री ऑफ फॉर्चून का फ्रूट्स को अपने वर्ल्ड में ले जाकर मोनोपोली कैसे क्रिएट करोगे? ये किंग चिल्लाते हुए कहता है, मैं यहाँ पर इसीलिए तो आया हूँ, यही तो हमारी स्ट्रेटेजी है जो कि 150 सालों पहले सेट किया गया था। ये किंग कहती है, मैं सिर्फ एक सिविलियन हूँ और मैं फाइट करना नहीं जानती हूँ, बट तुम लोग इसकी चिंता मत करो, मेरा प्लान ऑलरेडी बहुत ही टाइम पहले काम करना शुरू कर दिया था। इसके बाद पूरा कहानी बताया जाता है कि आखिर हो क्या रहा है। कई 100 साल पहले पहली बार अर्थ के लोग क्रैक से यहाँ पर आ गए थे। उन्हें पता चला था कि यहाँ के विमेन को स्ट्रिंग पावर के बारे में कुछ भी पता नहीं है और उन्हें इस्तेमाल करना भी नहीं आता है। यहाँ पर कोई भी मेल यानी कि लड़का नहीं था, लेकिन वो लोग फिर भी कंटिन्यू रिप्रोड्यूस कर सकते थे। ये देखकर अर्थ से आए लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि आखिर बिना लड़का का ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। और इन्वेस्टिगेट करने से पता चला कि इस वर्ल्ड में एक सेक्रेट ट्री है जिसका नाम फुक्सी है और इस पेड़ का फल खाने से लोग सबसे पावरफुल इंसानों से भी पावरफुल हो जाते हैं। इस फ्रूट्स को खाने से ही यहाँ की लेडीज इतना ज़्यादा पावरफुल होती है। हर स्प्रिंग जब फुक्सी पेड़ का फूल खिलता है तो सभी लड़कियाँ फूल को कलेक्ट करती है और फूल का स्टेमन यानी कि फूल का मेल फर्टिलाइजर ऑर्गन को निकाल कर उसे पानी के साथ मिलाकर जूस बनाकर पीने से उनके प्रेग्नेंट होने का चांस बढ़ जाता है। पृथ्वी से आए लोगों को जब इस फल के बारे में पता चला था तब एक इंसान क्वीन को प्रपोजल किया था। वो उससे कुछ फुक्सी फ्रूट्स मांगा था और उसके बदले अपना दुनिया का कुछ सामान उसे दिया था। क्वीन इस डील को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए वो इसके लिए अग्री हो गई। और इसी तरह वो इंसान जिसका नाम ये झून था वो यहीं पर रह गया और अपना परिवार स्टेबलाइज कर लिया था। और वो लोग सबसे पहले इस किंगडम का मम्मी पापा का परिवार बने थे, लेकिन जैसा सब कुछ दिख रहा था वैसा कुछ भी नहीं है। वो सब के सब झून का बनाया हुआ एक प्लान था। वो बहुत ही मेहनत किया था क्वीन का ट्रस्ट जीतने के लिए और अपनी बेटी को जन्म देने के लिए, ताकि उसकी बेटी यहाँ पर आने वाले उसके पूर्वजों से कांटेक्ट कर सके और अपना प्लान को पूरा कर सके। और उनका प्लान ये था कि उसके पूर्वज यहाँ पर आकर फुक्सी पेड़ को पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे और सभी के सभी फ्रूट्स लेकर चले जाएंगे और अपने चाउचन सेट के लोगों को खिलाकर लगातार कल्टीवेट करके वो लोग सबसे ताकतवर बन जाएंगे। और आज ये झुंग का पूर्वज ये थिंग होती है। ये सब वो सोच रही होती है कि तभी कैप उससे कहता है कि तुम इतना ज्यादा स्टंट क्यों रह गई हो? तुमने कहा कि तुम्हारा प्लान बहुत ही टाइम पहले ही शुरू हो गया है, आखिर इसका मतलब क्या है? वो वहां से जाते हुए कहती है, तुम इसकी ज्यादा चिंता मत करो, क्वीन को हराने में मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगी और वो ली जुनमो नाम का बंदा भी शायद हमारी हेल्प कर सकता है। और यहीं पर एंड हो। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि वो तीनों अपना जान बचाते बचाते एक जंगल में पहुंच जाते हैं और जुनमो रुक कर कह रहा होता है कि शायद यही वो जंगल है जिसके बारे में वो बच्ची कह रही थी। बारबेरियन कहता है, क्या तुम सच में उस बच्ची की बात सुनने वाले हो? भागते हुए क्या तुम उसी के बारे में सोच रहे थे? जुनमो कहता है कि मैंने तुम लोगों को अपने साथ भागने दिया क्योंकि तुम लोगों ने कहा था कि तुम लोग इसे एक ट्राई देना चाहते हो। बारबेरियन कहता है, ठीक है, लेकिन फिर भी इतना बड़ा जंगल में उस स्टोन को ढूंढना रेत में सुई ढूंढने जैसा होगा। जैन कहता है कि अब कंप्लेन करने का कोई भी फायदा नहीं होगा, चलो अलग अलग होकर ढूंढते हैं। वैसे भी ये एक बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है। ये बोलकर वो सभी लोग अलग अलग डायरेक्शन में जाकर उसे ढूंढने लगते हैं। वहीं पर जुनमो जाते हुए सोच रहा होता है कि ये जंगल इतना बड़ा है कि उसे ढूंढने में काफी ज्यादा मुश्किलें होने वाली है, इसलिए वो फिर से अपने तीनों शैडो को जिंदा करके उन्हें भी ढूंढने के लिए भेज देता है। वहीं पर उसके नंबर 1 शैडो को दिखाते हैं जो अपना पावर का यूज करके उस जगह को ढूंढ लेता है जहाँ पर वो स्टोन मिलेगा, इसलिए वो तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं। उसे देखकर बारबेरियन कह रहा होता है कि शायद यही वो गुफा है जिसके बारे में बच्ची बोल रही थी, लेकिन फिर भी ये काफी ज्यादा ऑर्डिनरी लग रहा है। तभी जुनमो उस गेट को खोलते हुए सोच रहा होता है कि ये काफी ज्यादा अजीब दरवाजा है, शायद इसे खोलने का भी कुछ अलग ही मेथड चाहिए होगा। ये बोलकर वो उस गोल वाले हिस्से को पुश करता है जिससे उसके नीचे एक बॉक्स टाइप का कुछ निकल जाता है जिसमें 3 जगहें खाली होती है। ये देखकर वो कहता है शायद इस गेट को खोलने के लिए हमें इसे भरना पड़ेगा और वहाँ पर लिखा भी होता है कि उसे किस चीज़ से भरना है। पहले में लिखा होता है गार्डियन सर्टिफिकेट, दूसरा में लिखा होता है मनी ही पावर है और तीसरा होता है कि तुम इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग क्यों हो। ये सब पढ़कर जुनमो कहता है लगता है कि हमें ये पहले सॉल्व करनी पड़ेगी। तभी वहाँ पर एक नाइट आकर उन लोगों पर हमला कर देता है जिससे जुनमो दूर जाकर गिरता है, लेकिन तभी वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है कि जैन उसके शॉट को अपनी 2 उंगलियों से ही रोक दिया होता है।
ये देखकर बारबेरियन कहता है कि वोरगोथ टेम्पल का न्यू कमर का पावर कोई मजाक तो लग नहीं रहा है, लेकिन मैं भी उससे हारने वाला नहीं हूँ। ये बोलकर वो भी उसका हाथ बटाने चला जाता है और वो पत्थर उठाकर उसके चेहरे पर दे मारता है और झैन को वहाँ से हटने के लिए बोलकर उस पर पंचेस की बरसात कर देता है और उसका हेलमेट निकाल कर देखता है कि आखिर कौन इसके अंदर छुपा हुआ है। लेकिन वो देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और तभी वो नाइट उसे उठाकर पटक देता है। युनमू पूछता है क्या तुमने देखा कि आखिर उसके अंदर कौन है? वो कहता है जब मैं कहूँगा तो हैरान मत होना। ये बोलकर वो उन्हें बताता है कि उस आर्मर के अंदर कोई भी नहीं है। तभी वो आर्मर चलते हुए उसके पास आता है जिसका सच में कोई भी सर नहीं होता है और उसके अंदर कोई भी नहीं होता है। और तभी झैन और युनमू दोनों मिलकर उस पर अटैक करने लगते हैं, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हो रहा होता है और उसे किक मारते मारते युनमू का पैर ही दर्द करने लगता है। इसलिए वो दोनों वहीं पर रुक जाते हैं और वो कहता है कि आखिर ये टीन का डब्बा अचानक कहाँ से आ गया? क्या ये कोई गार्जियन है? झैन कहता है लगता तो वही है, शायद इसे हराने के बाद ही हमें गार्जियन सर्टिफिकेट मिलेगा। और जब मैं उस पर अटैक कर रहा था तब मैं एक स्ट्रिंग फोर्स को फील कर पाया था। ये सुनकर युनमू कहता है इसका मतलब ये स्ट्रिंग फोर्स को फील करके यहाँ तक पहुँचा होगा। झैन कहता है शायद ये हो भी सकता है और शायद इसीलिए ये एक इंसान के जैसे एक्ट कर रहा है। युनमू कहता है इसे हराना सच में काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। वो कहता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है? तभी वो आर्मर फिर से आकर उन दोनों पर अटैक कर देता है, जिससे युनमू बच ही रहा होता है कि तभी वो फिर से उस पर अटैक कर देता है और इस बार वो काफी मुश्किल से बचता है और वो बचकर उस पर अपना लाइटनिंग पावर से अटैक कर देता है और झैन भी उसका साथ देते हुए वो भी उस पर अटैक करने लगता है और उसका हाथ ही उखाड़ कर फेंक देता है, जिससे झैन के हाथ में युनमू का बिजली लगने से वो थोड़ा सा नम हो गया होता है। लेकिन तभी वो टीन का डब्बा फिर से उन पर अटैक करने आगे बढ़ता है। ये देखकर वो लोग कहते हैं क्या बात है, ये बिना अपना हाथ कभी मूव हो सकता है। झैन कहता है वैसे भी इसके अंदर कोई जिंदगी नहीं है, इसलिए इसे डर का मतलब तो पता नहीं होगा। युनमू कहता है जितना बार ये अटैक करने के लिए खड़ा होगा मैं भी इसे पीटने के लिए तैयार रहूंगा। वहीं पर बारबेरियन आते हुए कह रहा होता है कि ओए टीन के डब्बे, तुमने मेरे सर को चोट पहुंचाया था ना, अब मैं तुम्हें खत्म करूंगा। ये बोलकर वो जाता है और उसे धोने लगता है। ये देखकर युनमू कह रहा होता है कि अच्छा हुआ कि उस टीन के डब्बे को डर का मतलब नहीं पता है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। वहीं पर बारबेरियन उसे पूरी तरीके से पीट कर उसका आर्मर ही पहन लेता है और वो युनमू को उसके आर्मर में लगा हुआ एक पेंडेंट देते हुए कहता है कि ये रहा गार्जियन सर्टिफिकेट। इसलिए वो जाकर उसे लगा देता है, जिससे कुछ % गेट का हिस्सा खुल जाता है। और युनमू दूसरे के बारे में सोच रहा होता है कि गार्जियन सर्टिफिकेट तो हो गया और आखिर ये दूसरा वाला क्या है? मनी ही पावर है, आखिर इसका मतलब क्या है? ये सुनकर बारबेरियन चिल्लाने लगता है कि मैं कभी भी अपनी लाइफ में गेस नहीं कर पाऊंगा, इससे तो मेरा सर काफी दर्द करने लगा है। तभी झैंग उसे स्ट्रिंग क्रिस्टल देते हुए कहता है कि इसे ट्राई करके देखो। उसे देखकर युनमू कहता है कि हाँ ये सही है, स्ट्रिंग क्रिस्टल पैसा भी है और कल्टीवेशन करने के लिए हमारा मटेरियल भी है, जो कि नेचर में मनी और पावर दोनों है। तुम तो काफी ज्यादा स्टंट दिख रहे हो, लेकिन सच में तुम काफी ज्यादा चालाक निकले। वो थोड़ा सा शर्माते हुए कहता है ऐसी बात नहीं है। इसके बाद युनमू उसे भी रख देता है, जिससे कुछ % और गेट का हिस्सा खुल जाता है। अब आखिरी वाला बच रहा होता है, इसके लिए युनमू झैंग को उसका दिमाग यूज करने के लिए कह रहा होता है। वो कहता है इसको लेकर मेरे पास कोई भी क्लू नहीं है, तुम इसके बारे में कुछ सोचो। इसलिए वो सोचने लगता है अगर मेरे पास थोड़ा सा भी डिटेल होता तो काम बन जाता। तभी उसे ये थिंग की बात याद आती है। ये याद करके वो कहता है कि मुझे पता चल गया कि आखिर ये होगा क्या। ये थिंग बोली थी कि सिर्फ क्रॉस बॉर्डर्स यानी कि हम लोग ही कर सकते हैं। इसका मतलब इसका आंसर कुछ ऐसा चीज है जो इस वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। इस वर्ल्ड में वो चीज नहीं है, लेकिन वो हमें स्ट्रॉन्ग बना सकता है और ऐसा सिर्फ एक ही चीज हो सकता है और वो है स्ट्रिंग पावर। ये बोलकर वो आखिरी वाला भी पूरा कर देता है और तभी वो दरवाजा खुल जाती है। इसलिए वो सभी लोग उसके अंदर चले जाते हैं, जहाँ पर एक बॉक्स रखा होता है और दीवार पर कुछ लिखा होता है कि मेरे पूर्वज, मैंने इसे बनाने के लिए अपना पूरा लाइफ लगा दिया था, मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। और उसमें एक मंत्र भी लिखा होता है। झैन पूछता है आखिर तुम देख क्या रहे हो? प्रॉमिस याद है? जब वो तुम्हें मिल जाएगा तो हमारा काम यहीं पे खत्म हो जाएगा। युनमू कहता है कि हाँ तुम लोगों ने अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया, अब अगला स्टेप थोड़ा सा खतरनाक होने वाला है, इसलिए मैं ये बात वो कंप्लीट करता कि तभी बारबेरियन उसके बात को वहीं पर काटते हुए कहता है कि ये सब तुम क्या बोल रहे हो? हम अपने बारबेरियन ट्राइब में एक साथ ही फाइट करते हैं, अपने भाइयों के लिए मरना जीना तो बना रहता है। मैं तुम्हें एक बात बता देता हूँ कि हमारा बारबेरियन ट्राइब का सबसे इंपॉर्टेंट चीज है लॉयल्टी। मुसीबत में अपने भाई को छोड़कर चले जाना, ये कैसा भाईचारा हुआ? झैन भी कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आखिर मैं कहाँ जाऊँ, क्योंकि इस नुआ किंगडम को छोड़कर जाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि यहाँ का लगभग हर जगह एक ही जैसा है। युनमू कहता है अगर ऐसी बात है तो चलो जल्दी से वापस नुआ किंगडम जाते हैं। इसके बाद उनके सिटी को दिखाते हैं, जहाँ पर सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि क्या तुमने सुना कि किसी ने फुक्सी ट्री पर हमला किया था? दूसरी पूछती है आखिर ऐसा कौन कर सकता है? वो कहती है और कौन कर सकता है? ऑफ कोर्स क्रॉस बॉर्डर वालों ने। क्या होगा? मैंने सुना है कि वो लोग और ज्यादा बेटर होते जा रहे हैं। उन लोगों ने यहाँ तक कि कैप्टन पीपर को भी हरा दिया था। लास्ट में क्वीन को पहुंचना पड़ा था, नहीं तो हमारा पेड़ नहीं बच पाता। हमारा लाइफ उस पेड़ पर ही डिपेंड करता है। क्वीन जरूर सभी क्रॉस बॉर्डर्स वालों को खत्म कर देगी। वहीं पर वो तीनों छत पर उन सभी लोगों की बातें सुन रहे होते हैं और बारबेरियन कह रहा होता है कि जब हम लोग वहां से भागे थे तब तो रास्ते में हमने किसी भी पेड़ को नहीं काटा था। युनमू कहता है कि जरूर वो सब ये किंग क्या होगा। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि अभी भी बहुत सारी ऐसी चीजें जिसके बारे में मुझे
नहीं पता है। वहीं पर फुक्सी ट्री वाली इंसिडेंट का जगह को दिखाते हैं जहाँ पर पीपर काफी ज्यादा जख्मी हो गई होती है। क्वीन कहती है कि तुम काफी ज्यादा बुरी तरीके से जख्मी हो गई हो, इसलिए ज्यादा बातें मत करो, मेडिकल टीम पहुंच चुकी है, अब सभी लोग ठीक हो जाएंगे और पेड़ भी ठीक है। उन लोगों ने मेरे लोगों के साथ अच्छा नहीं किया है, अगर मुझे जमीन आसमान भी एक करना पड़ा तो मैं उन्हें ढूंढकर खत्म कर दूंगी। इसके बाद उनके सिटी को दिखाते हैं जहाँ पर वो तीनों लड़की का भेष बदलकर जा रहे होते हैं। बारबेरियन कहते हैं कि तुम दोनों तो ठीक ही लग रहे हो, लेकिन मेरा क्या? युनमू कहता है कि इसने तुमसे इतना लंबा होने के लिए कहा था। और वो एक लड़की से पूछता है कि क्या आपको पता है कि फीमेल क्रॉस बॉर्डर्स को कहाँ रखा गया है? क्वीन ने हमें उसके पास जाकर कुछ सवाल जवाब करने के लिए कही है, वो उन्हें बता देती है, इसलिए वो लोग जल्दी से वहां पर चले जाते हैं। और उस जगह को देखकर वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं कि ये कोई जेल है या फिर कोई होटल है, ये तो चीटिंग है, उन लोगों ने हमें सच में कैद करके रखा था और इन लोगों को तो नहीं किया है। तभी उसे स्वांग की आवाज सुनाई देती है जो कि मसाज एंजॉय कर रही होती है और मसाजर थोड़ी सी और ताकत लगा देती है, इसलिए स्वांग कहने लगी होती है थोड़ा सा जेंटल करो। वहीं पर जुनमू वैसा आवाज सुनकर काफी ज्यादा घबरा जाता है और वो जल्दी से जाकर देखता है, लेकिन वो ये देखकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है कि वो तो मसाज एंजॉय कर रही होती है। वहीं पर जैंग नारियल पानी पी रहा होता है और वो उससे पूछता है कि तुम टेंपल ऑफ वॉर गॉड वाले बंदे के साथ क्या कर रहे हो और हाँ लड़की क्यों बने हुए हो? तभी जुनमू अपना विग निकालकर पटकते हुए कहता है कि तुम मुझसे ये कैसे पूछ सकते हो, मैं बाहर में कितना ज्यादा मेहनत कर रहा था और तुम हो कि यहाँ पर इतनी खुशी खुशी रह रहे हो। जैंग कहता है मुझे भी नहीं पता कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पर लाया गया था वो लोग मुझे पकड़कर यहाँ पर लेकर आ गए, शायद मैं फिर से गलती से लड़की समझ लिया गया था। ये दुनिया पर्टिकुलरली फीमेल क्रॉस बॉर्डर्स के लिए काफी ज्यादा फ्रेंडली लग रहा है। ये क्वांसू और सेंट हायू भी पिछले वाले स्विमिंग पूल में एंजॉय कर रहे हैं। जुनमू कहता लगा नहीं था कि इतना ज्यादा पिछड़ा वर्ल्ड में इतना ज्यादा हाई एंड का रिजॉर्ट देखने को मिलेगा। तभी वहाँ पर एक बच्ची आकर कहती है कि ये जगह क्वीन के महल से 100 गुना ज्यादा अच्छा है, हालांकि हम लोग तुम्हारे दुनिया से काफी ज्यादा पिछड़े हैं, लेकिन हम लोग फिर भी फॉरेनर्स का काफी अच्छा ख्याल रखते हैं। और तभी वो जैंग को देखकर उसका गले लगने लगती है। जैंग बताता है कि इसका नाम पोमीग्रेनेट है, ये यहाँ की मेड है और इसे पहले से ही पता है कि मैं एक लड़का हूँ, ज्यादा चिंता मत करो, इसने मुझसे प्रॉमिस किया है कि ये किसी को भी नहीं बताएगी कि मैं और हायू एक लड़का है और इसके बदले मैंने इससे अपने दुनिया के बारे में बहुत कुछ बताया है। जुनमू उससे कहता है कि मैं तुम्हें अपने दुनिया का बहुत सारा चीज दूंगा, बट इसके बदले तुम्हें मुझे इस वर्ल्ड का इन्फॉर्मेशन बताना पड़ेगा। इसलिए पोमीग्रेनेट उन्हें सब कुछ बता देती है कि वो फुक्सी ट्री ही है जो उनके लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके लिए सब कुछ है। ये सब जानकर जुनमू कहता है कि इसका मतलब हमें जो चाहिए वो फुक्सी ट्री का फल है। अब जबकि मुझे सभी का सभी इन्फॉर्मेशन मिल चुका है तो सभी इन्फॉर्मेशन को एक साथ रखने पर मुझे फिर भी एक चीज समझ नहीं आ रहा है और वो है ये थिंग। स्वांग कहती है वो छोटी बच्ची जब हम लोग भी सबसे पहली बार यहाँ पर आए थे तो उससे मिले थे, वो सिर्फ हम सभी लोगों का आइडेंटिटी ही नहीं पूछी थी बल्कि अर्थ का अलग अलग फोर्सेस का सिचुएशन क्या है वो भी काफी ज्यादा डिटेल में पूछ रही थी। उस वक्त में काफी ज्यादा क्यूरियस थे कि क्या सच में नुआ के लोगों को अर्थ के बारे में इतना डिटेल में जानना जरूरी है। तभी वहाँ पर ये क्वांसू और सेंट हायू आ जाते हैं और सेंट हायू भी युनमू लोगों की तरह लड़का बना होता है। ये उनसे पूछती है कि तुम लोग ऐसा ड्रेस पहनकर क्यों बैठे हो, पूरा का पूरा ठरकियों का ग्रुप लग रहे हो। युनमू कहता है कि मैंने डिसाइड कर लिया कि हम लोग फुक्सी पेड़ का कुछ फल लेकर जल्दी से यहाँ से चले जाएंगे, तुम लोग इसके बारे में क्या सोचते हो? ये कहती है मैं तैयार हूँ। तभी पोमीग्रेनेट जैंग से पूछने लगी होती है कि क्या सच में तुम जा रहे हो? वो कहता है यहाँ रुकना इम्पॉसिबल है, अभी नहीं तो बाद में मुझे अपना वर्ल्ड जाना ही पड़ेगा। इसके बाद वो सभी लोग वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी रास्ते में उन्हें क्वीन आते हुए दिखाई देती है। उसे देखकर वो सभी लोग थोड़ा सा डर जाते हैं और जुनमू उनसे कहता है कि कोई भी आई कांटेक्ट मत मिलाना, बस अपना सर नीचे करके निकल लेते हैं। लेकिन जैसे ही वो उन्हें पार करने ही वाले होते हैं कि तभी वो जुनमू का पहचान लेती है और कहती है कि ऐसा ड्रेस पहनकर कहाँ जा रहे हो डार्लिंग। ये सुनकर जुनमू कहता है कि हम लोग पकड़े गए, तुम लोग जल्दी से सेक्रेटरी के पास जाओ, मैं इसे रोकता हूँ। ये बोलकर वो अपना फायर पावर से अटैक कर देता है। ये देखकर वो कहती है कि तुम्हारा मूव भी बिल्कुल उसी बंदे के जैसा है जिसने सेक्रेटरी पर अटैक किया था, कहीं इसका मतलब तुम सभी लोग एक ही ग्रुप में तो नहीं होना, तुमने सच में मेरे दिल को काफी ज्यादा चोट पहुंचा दिया है। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन जुनमू उससे बचते हुए उस पर अपना सोर्ड से थंडर अटैक कर देता है, लेकिन उससे क्वीन को एक खरोच तक नहीं आती है। ये देखकर जुनमू सोच रहा होता है कि मेरे थंडर क्रेजी सोर्ड अटैक से भी उससे एक खरोच तक नहीं आया, तो ये है फुक्सी फल का पावर। तभी वो जुनमू पर हमला कर देती है जिससे वो पत्थरों से जाकर टकरा जाता है। ये देखकर जैन काफी ज्यादा सॉफ्ट हो जाता है और उसके कुछ सोचने से पहले ही जैन और बारबेरियन उससे कहते हैं कि ज्यादा घबराओ मत, हम लोग तुम्हें बचाएंगे, और यहीं पर एंड हो जाती है। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि बारबेरियन क्वीन पर अटैक कर देता है और वो उसे उठाकर पटक देता है और कहता है क्या वो मरी या नहीं मरी। जब बात ताकत की आती है तो हम बारबेरियन ये बात वो पूरा करता है कि तभी क्वीन उसके पेट में एक पंच मार देती है जिससे उसके मुंह से खून निकलने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा दूर चला जाता है और उसका आर्मर भी टूट जाता है। और वो कहती है कि मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो लोग सिर्फ अपना ताकत से ही लड़ते हैं। तभी वहाँ पर जान आकर उसे एक पंच मारने ही वाला होता है कि तभी वो भी अपने पंच से उसके वाले को रोक देती है जिससे जान के हाथ की हड्डियां थोड़ा
थोड़ा सा टूट जाता है और तभी वो उसे किक मारकर फेंक देती है और जुनमू की तरफ बढ़ते हुए कह रही होती है कि नुआ किंगडम का सबसे पहला रूल है कि जो भी लोग मेरे सेक्रेट ट्री को तोड़ने की कोशिश करेंगे या फिर मेरे लोगों को चोट पहुंचाता है तो उन्हें मरना ही पड़ेगा। अगर तुम्हें किसी को ब्लेम करना ही है तो अपने उन दोनों साथियों को ब्लेम करो। लेकिन तभी वहां पर जैंग आकर उस पर हमला कर देता है जिससे वो डॉज कर जाती है और कहती है क्या तुम सभी लोग इतना ज्यादा एरोगेंट हो। जैंग आते हुए कहता है कि ये कहना थोड़ा सा अजीब होगा कि ये एक शैडो है, लेकिन ये हमेशा एक लाइट बन जाता है, तब वो सभी लोगों को अट्रैक्ट कर सकता है जो लाइट को परस्यू करना चाहते हैं। यहाँ तक कि मेरी तरह लोग भी इस पर आंखें बंद करके विश्वास करने लगे थे कि जब तक ये पर्सन यहाँ पर होगा तब हम लोग जरूर जीतेंगे। हालांकि तुम लोग बुरी नहीं हो, लेकिन तुम्हें फिर भी हमसे माफी मांगना पड़ेगा, हम यहाँ पर तुम्हें हराने आए हैं। वहीं पर जान खांसते हुए उठ ही रहा होता है कि तभी जैंग उसे एक लात मारकर हटा देता है और कहता है सबसे पहले जख्मी लोगों को यहाँ से हटाना पड़ेगा। और उससे कहता है मुझे नहीं पता कि मेरी गैर मौजूदगी में आखिर तुम्हारा रिलेशनशिप युनमू के साथ कितना अच्छा हो गया है, लेकिन जब युनमू खतरे में था तब तुम मुझसे पहले पहुंच गए थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी क्वीन उस पर अटैक करते हुए कहती है बकबक करना बंद करो। उसके अटैक करने से पहले जैंग अपना गन से उस पर अटैक कर देता है। वो उससे बच ही रही होती है कि तभी स्वांग उस पर हमला कर देती है। ये देखकर जैंग कह ही रहा होता है कि कितना ज्यादा फियर्स बैटल है कि तभी वो स्वांग को नीचे पटक देती है, जिससे वो काफी ज्यादा जख्मी हो जाती है। ये देखकर जैंग भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। तभी वो उस पर भी अटैक करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारे पास दूसरों की चिंता करने के लिए टाइम है। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देती है, लेकिन युनमू उसके शॉट को रोकते हुए वो एनर्जी स्टोन खा रहा होता है। वहीं पर जे क्वांसू और हाइयू को दिखाते हैं जो लोग भाग रहे होते हैं, लेकिन तभी हाइयू कहते हैं कि देखो अब कोई भी हमारा पीछा नहीं कर रहा है, लगता है कि हम लोग उनसे कुछ ज्यादा फास्ट दौड़ रहे थे। वहीं पर युनमू को दिखाते हैं जो उस एनर्जी स्टोन को खाते हुए एक मंत्र बोल रहा होता है और जैंग से कहता है कि तुम स्वांग को यहाँ से लेकर जाओ, इस बार मैं इसे जरूर हरा दूंगा। इसलिए वो उसे लेकर जाते हुए कहता है जल्दी करना। युनमू क्वीन से कहता है क्या तुम सेक्रेटरी को बचाना चाहती हो, बट ये रास्ता तो ब्लॉक है। वो उससे कहती है कि तुम मुझे ब्लेम मत करना, तुम पर अटैक करने से मेरे दिल को चोट लग रही है, लेकिन ये सब मैं अपने किंगडम के लिए कर रही हूँ। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन युनमू काफी ज्यादा फास्ट स्पीड में वहां से भागकर उसके पीछे चला जाता है और उस पर अपना थंडर अटैक कर देता है, जो कि पहले से कई गुना ज्यादा ताकतवर होता है। और उसी वक्त वो उस पर फायर अटैक भी कर देता है और वो भी पहले वाले से काफी ज्यादा ताकतवर होता है, जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर जाती है। वहीं पर ये सब देखकर वो काफी ज्यादा शॉक हो ही रही होती है कि तभी वो दोबारा अटैक कर देता है और खुद से कहता है कि मेरा पावर तो बिल्कुल सेंट लेवल के जितना हो गया है। तभी क्वीन उठते हुए कहती है कि मैंने तुम्हें कुछ दिनों से नहीं देखा है, लेकिन तुम पहले से काफी ज्यादा ताकतवर हो गए हो। आज तक मुझे कोई भी इतना ज्यादा चोट नहीं पहुंचा सका है, तो मैं ये तुमसे आशा कर रही हूँ कि तुम इतना ज्यादा ताकतवर हो ही चुके होगे कि मेरे साथ अच्छे से खेल सको। ये बोलकर वो धुंध से बाहर निकलती है, जो कि वो पहले से बिल्कुल पतली हो गई होती है। उसे देखकर युनमू थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है और पूछता है अब तुम कौन हो। वो कहती है ऑफ कोर्स ये सब तुम्हारा प्यार के कारण ही हुआ है। ये सुनकर वो चिल्लाने लगता है कि झूठ बोलना बंद करो। वो कहती है कि थोड़ा सा फैट कंज्यूम करने के बाद अब मैं थोड़ी सी पतली हो गई हूँ, लेकिन अब मैं अपने पूरे ताकत से लड़ सकती हूँ। ये बोलकर वो उस पर हमला कर देती है। युनमू उसे अपने तलवार से रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे उसके हाथ से छीनकर फेंक देती है। ये देखकर वो सोच रहा होता है कि पतली होने के बाद इसका स्पीड कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। वहीं पर क्वीन अपना शॉट निकाल लेती है और कहती है कि अब हम दोनों इक्वल हो गए हैं। हम नुआ के लोग कभी भी 1-on-1 बैटल का एडवांटेज नहीं उठाते हैं। वहीं पर युनमू उससे अपने बातों में फंसाने की कोशिश कर रहा होता है कि जब लोग अच्छे दिखते हैं तो उनसे बात करने में भी काफी अच्छा फील होता है, क्यों ना मैं तुमसे शादी कर लूं और हम लोग ये लड़ाई झगड़ा छोड़ दें। लेकिन तभी क्वीन उस पर अटैक करते हुए कहती है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम्हारा ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर मुझ पर काम करेगा, कितना बड़ा बेवकूफ हो तुम। और इससे पहले कि युनमू थोड़ा सा सांस ले भी पाता कि वो फिर से उस पर अटैक कर देती है। वहीं पर वो खड़ा होते हुए कह रहा होता है कि क्या तुम सच में अपने हस्बैंड का मर्डर करना चाहती हो। ये बोलकर वो उस टेक्निक का यूज करने लगता है जो वर्ल्ड बैटल में आने से पहले उसके फादर उसे सिखाए थे। वहीं पर वो उसका वैसा पोस्चर देखकर कह रही होती है कि अब आखिर ये कैसा अजीब सा पोस्चर है, भागने की कोशिश मत करना। ये बोलकर वो उस पर अटैक कर देती है, लेकिन वहीं पर युनमू उसके पंच को डॉज करते हुए उसे पकड़कर उसी पर अटैक कर देता है और कहता है कि अपने ही स्ट्रेंथ से मार खाकर कैसा लग रहा है। वहीं पर वो दोबारा उठकर उस पर अटैक करने लगती है, लेकिन वो उन सबको भी डॉज करके फिर से उस पर हमला कर देता है। ये देखकर युनमू कह रहा होता है मुझे लगा नहीं था कि मेरे फादर का बॉक्सिंग टेक्निक इतना ज्यादा काम आएगा। वहीं पर वो दोबारा उठकर उस पर अटैक करने आने लगती है। ये देखकर वो कह रहा होता है कि क्या तुम फिर से आ रही हो, लेकिन वहीं पर युनमू का पावर खत्म होने लगा होता है। ये देखकर उसे कुछ देर के लिए कुछ भी समझ में नहीं आता है कि आखिर उसका पावर खत्म कैसा हो गया। तभी क्वीन उस पर अटैक करते हुए कहती है कि तुम कुछ देर के लिए डिस्ट्रैक्ट हो गए थे। ये बोलकर वो उस पर हमला करने लगती है और कहती है तुम्हारा मोमेंटम को क्या हो गया। ये बोलकर वो उसे मारकर फेंक देती है और कहती है कि तुम्हारी स्ट्रेंथ और रिएक्शन स्पीड काफी ज्यादा कम हो गया है। वहीं पर युनमू सोच रहा होता है अगर ऐसे चलता रहा तो मैं एक भी कदम चल नहीं पाऊंगा। वहीं पर वो उसे मारने ही वाला होता है कि तभी युनमू अपने तीनों साइडों को बुला लेता है और क्वीन से कहता है इस
उसके लिए मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अब ये हेड टू हेड ना रहकर एक ब्रॉल बन गया है। क्वीन उठते हुए कहती है फिर से वही अटैक मेथड जिसे मैं देख नहीं सकती हूँ, ये तो सच में काफ़ी ज़्यादा अनोइंग है। ये बोलकर वो उस पर हमला करने जाती है, लेकिन शैडो उस पर ही हमला कर देते हैं और वो उठते हुए सोच रही होती है कि उसका अटैक और उसका अजीब चीज़ों से एक साथ कॉपरेट करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा ये मेरे लिए और ज़्यादा मुश्किल होते जाएगा, इसलिए मुझे इसके लिए क्विक डिसीजन लेना पड़ेगा। ये बोलकर वो काफ़ी तेज स्पीड में उसके सभी शैडो को पार करते हुए युनमो के पास चली जाती है और वो दोनों के दोनों ही अपना फाइनल अटैक कर देते हैं, जिससे वो दोनों के दोनों ही नॉकआउट हो जाते हैं और तभी उसके सभी शैडो चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर ये थिंग आकर कहती है कितना ज़्यादा अच्छा शो था, क्वीन और युनमो दोनों के दोनों हार गए, एक तीर से दो शिकार कर लिया। मैंने पूरा देखा और मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया। अनएक्सपेक्टेडली तुमने सच में ये कर दिया, लगता है कि सब कुछ बिल्कुल प्लान के अकॉर्डिंग हुआ है, अब तुम सभी लोग बाहर आ सकते हो। तभी वहाँ पर ये किंग और कैप आ जाता है, उसे देखकर युनमो थोड़ा सा शॉक्ड हो जाता है। तभी ये किंग उसे लात मारते हुए कहता है कि उस क्रैक से तो तुम बच गए, लेकिन इस बार नहीं बचोगे। कैप उससे कहता है कि तुमने इतना कम एज में क्वीन को उसके गद्दी पर से हटा दिया और वो भी बिना उसे हाथ लगाए, तुम तो सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की हो। अच्छा हुआ कि तुम हमारे टीममेट हो, नहीं तो ये काफ़ी ज़्यादा टेरिबल हो जाता। मुझे नहीं पता कि क्वीन मरी है या नहीं मरी है, बट मैं कोई चांस ना लेते हुए उस पर अपना फाइनल अटैक करने वाला हूँ। ये बोलकर वो उस पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर नुआ किंगडम के लोग आकर उस पर तीरों से हमला करने लगते हैं। ये किंग पूछता है अब आखिर ये सब क्या चल रहा है। अनियन कहती है कि इस पूरे जगह को घेरने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा है, लेकिन तुम लोग जाल में फंसे गए। तभी उनकी क्वीन उठने लगती है। ये देखकर कैप हैरान होते हुए सोच रहा होता है कि तुम अभी भी कैसे उठ सकती हो, एक वोट सेंट का जितना पावरफुल होने के बावजूद भी इतना ज़्यादा मार खाने के बाद उठना इम्पॉसिबल है। ये टिंग कहती है कि हमारे क्वीन का पावर तुम्हारे वर्ल्ड के वोट सेंट का जितना पावरफुल है। अगर ऐसी बात है तो वो सिर्फ बेहोश हुई थी, लेकिन जो वुमन तुम्हारे सामने अभी खड़ी है वो नुआ किंगडम के इतिहास की सबसे ज़्यादा ताकतवर क्वीन है। ये देखकर जे किंग उस पर चिल्लाने लगता है कि तुमने हमें धोखा दिया है, तुमने पूरे ये फैमिली को धोखा दिया है। तभी वो उस पर चिल्लाते हुए कहती है अपना मुंह बंद करो, मैं सबसे ज़्यादा ये फैमिली से ही नफरत करती हूँ। मैं भी एक आम बच्ची की तरह ही हैप्पीली बड़ी हो सकती थी, लेकिन तुम्हारे ये फैमिली ने मुझे और पूरे मेरे फैमिली को बर्बाद कर दिया। ये झुन मेरे ग्रेट ग्रैंड मदर को अपने जाल में फंसाया था, क्योंकि वो थोड़ी सी डरपोक और बात मानने वाली थी। इस तरह से ये झुन एक ऐसा चाइल्ड पा सकता था जिसे वो अपने पूरे कंट्रोल में रख सकता था। और जब वो बच्ची जन्म ले ली थी तब ये झुन ने अपना असली रूप दिखाया था और वो मेरे ग्रेट ग्रैंड मदर को बहुत ही मारता पीटता था और वो उसे हमेशा एक कमरे में बंद करके रखता था और किसी भी आउटसाइडर से कॉन्टेक्ट करने नहीं देता था। एक साल के अंदर अंदर वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस हो गई थी। इसके बाद वो बच्ची अपनी मदर का प्रोटेक्शन खो चुकी थी और तब से ये झुन उस बच्चे का ब्रेन वॉश करना शुरू कर दिया था और उसमें अपना ये फैमिली वाला प्लान भर दिया था जिसे तुम लोग पूरा करने आए हो। और इसी तरह जनरेशन टू जनरेशन ये पॉइजन अगले बच्चे तक पहुंचाया जाता रहा और इसी तरह से वो बेचारी बच्ची एक डीमन बन गई और अपने अगले चाइल्ड को पॉइजन करते रही। मैं भी इस साइकिल से भाग नहीं पा रही थी और मेरा भी हर दिन ब्रेन वॉश किया जाता था और अगर मैं थोड़ा सा रजिस्ट करने की कोशिश भी करती थी तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा जाता था। लेकिन मैं अब और ये लाइफ जी नहीं सकती थी, इसलिए मैंने एक डिसीजन किया और मैंने अपने ही हाथों से उस डीमन को यानी कि अपनी मदर को ही मार दिया। मैं अपने आप को पूरी तरीके से ये फैमिली का ब्लैक हैंड से आज़ाद करना चाहती थी। ये टिंग अपना पूरा कहानी बता देती है। तभी अनियन कहती है कि सभी तीरंदाज तैयार है। ये बोलकर वो सबको अटैक करने के लिए कहती है। ये देखकर ये टिंग कहती है लगता है कि अब ये सब खत्म हो गया। क्वीन वो सब देखकर कह रही होती है कि नहीं अभी ये खत्म नहीं हुआ है। वहीं पर कैप को दिखाते हैं जो ये किंग को अपने सामने लाकर खुद को प्रोटेक्ट कर लेता है, जिससे सभी के सभी तीर ये किंग को लग जाती है। ये देखकर ये किंग काफी ज्यादा भड़क जाता है और उससे कुछ कहने की कोशिश कर ही रहा होता है कि तभी कैप उसे फेंकते हुए कहता है कि क्या तुम अभी भी यही बोलने वाले हो कि तुम्हारा प्लान काफी ज्यादा कमाल का था। वहीं पर ये किंग मरने लगता है, इसलिए वो सबको अपना कहानी बताता है कि जब मैं अवेकन हुआ था तब मैं काफी ज्यादा कमजोर स्ट्रिंग पावर से अवेकन हुआ था और मेरा भाई मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर था। ये देखकर सभी लोग मेरा काफी ज्यादा मजाक उड़ाते थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता था। लेकिन तभी लिन जियान मेरे पास आया था और मुझसे कहा था कि अगर मुझे ये सब इतना ही ज्यादा बुरा लगता है तो मुझे मेहनत करके अपने भाई से ताकतवर बन जाना चाहिए। और वो मुझसे बोला था कि यंग मास्टर ये किंग मेरा नाम लिन जियान है और आज से मैं आपको सर्व करूंगा। इसके बाद लिन जियान मेरा बहुत ही हेल्प किया था और धीरे धीरे मैं बहुत ही पावरफुल होते चला गया। लेकिन तभी न्यूज आने लगी होती है कि क्या तुमने सुना है कि ली जुनमो नाम का एक बंदा ऑर्डिनरी क्रिस्टल होने के बावजूद भी टावर ऑफ ग्लोरी का 20 फ्लोर पार कर लिया है। और उसी वक्त मैंने सबसे पहले ली जुनमो का नाम सुना था और दूसरी बार मुझे पता चला कि वही ली जुनमो मेरे लवर लिन जियान को मार दिया है। ये न्यूज सुनकर मैं काफी ज्यादा पगला गया था और मैंने फैसला कर लिया था कि मैं ली जुनमो को लिन जियान के साथ ही दफनाऊंगा। और तभी वहां पर कैप आता है और मुझसे कहा था कि क्या तुम्हें मेरी हेल्प चाहिए, और तभी मैंने उसे नुआ किंगडम का पूरा प्लान बता दिया था। अब प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये किंग मर रहा होता है
और वो उन्हें सब कुछ बता देता है। और तभी ये किंग को लिन जियान की आत्मा दिखाई देती है जो उसे लेने आया होता है। ये देखकर वो अपने मन में कह रहा होता है कि मैं ऑलमोस्ट तुम्हारा बदला लेने ही वाला था। यही बोलते बोलते वो मर जाता है। तभी युनमो उठते हुए कहता है अगर ये इस वर्ल्ड की बात नहीं होती तो शायद हम लोग एक अच्छे दोस्त होते हैं। और वो एनर्जी स्टोन को फिर से खाते हुए क्वीन से कहता है कि इस आखिरी वाले टारगेट को मेरे लिए छोड़ दीजिए, मैं इसे पर्सनली हैंडल करूंगा। ये बोलकर वो मंत्र पढ़ते हुए उस एनर्जी स्टोन को खा लेता है, जिससे वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है। उतना ज्यादा पावरफुल स्टिंग फोर्स को देखकर कैव काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और यहीं पर एंड हो जाती है।